गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है? सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ISPCS भाई एग्जाम्पल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज संडे के दिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे जो BPSC के नालंदा बैच के बच्चे हैं, जो सार्थक बैच के बच्चे हैं, इवन जो आगाज जो सर्वोदय में पढ़ रहे हैं, जो उससे पहले हमसे आधार में पढ़ चुके हैं, इवन उसके साथ साथ जितने भी लोग जो कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने क्वेश्चंस को नहीं बनाया है तो कहीं ना कहीं हम कुछ गलतियां करते हैं अपने लाइफ में और उसका मिस्टेक का ही भुगतान हमें एग्जामिनेशन हॉल में करना होता है। तो इसको सुधार करना, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द अदर्स, डोंट वेट फॉर योर टर्न। तो आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को लेकर आया। कुछ नए नए क्वेश्चंस भी आज आपको देखने को मिलेंगे। मजा आएगा आपको क्वेश्चंस बनाने में, क्योंकि जब नए क्वेश्चन आते हैं तो आपको फीलिंग आती है कि क्वेश्चंस अच्छे हो तो उनको सॉल्व करना भी आपको मजा आता है। तो आज हम लोग सीरीज में भारत का भूगोल देखने वाले हैं। जनरली हम लोग ओशनोग्राफी का भी हम लोग पिछले 4-5 सेशन से देख रहे थे। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस मैंने वहां पे करवाए थे। NCERT, इवन घटना चक्र, इवन ISPCS के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो UPSC के लिए रिक्वायर्ड होता है, उन सारे क्वेश्चंस को टारगेट करते हुए मैंने आपको करवाया था। होप कि आप सब लोग को अच्छा भी लगा होगा, आप सब बच्चे काफी पसंद भी कर रहे थे। तो आज एक बार फिर से हम लोग भारत के भूगोल के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। और आज जो टॉपिक जो रहेगा, मैं जरा आप लोगों को टॉपिक बता देता हूं कि टॉपिक जो आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो इंडियन ज्योग्राफी में 2 टॉपिक के क्वेश्चन हम लोग लेकर चल रहे हैं, जिसमें आज आपके सामने में आ जाएगा फिजियोलॉजी ऑफ इंडिया, फिजियोलॉजी ऑफ इंडिया और फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। इन दोनों के पोर्शंस को कवर करने की कोशिश हम लोग करेंगे, जहां तक भी पहुंच पाए, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में फिर इसको हम लोग कवर करेंगे। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आज आपको मिलने वाले हैं। नए नए क्वेश्चंस कई सारे मिलेंगे, जिनको कि आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा फिजियोग्राफी पर जब हम लोग पहुंच चुके होंगे। तो एक बार तेजी से सही बच्चे इस इवेंट को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज हम लोग क्लास को आगे लेकर चलते हैं। आइए आज के पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चंस इस प्रकार से हो कि ओवरऑल आपकी तैयारी हो जाए, ओवरऑल रिवीजन हो जाए। अगर आप मुझे, मैंने हमेशा कहा कि अगर आप मुझे 1 घंटा देते हैं, 2 घंटा देते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ का एक प्रीशियस टाइम मुझे दे रहे हैं, तो मैं उस टाइम का एक ऑप्टिमम यूज आपको करवा के जाऊंगा। इस चीज को मैं एश्योर कर सकता हूं, ठीक है। तो तेजी से जवाब देते हुए चलता है आज के क्वेश्चंस के साथ। और सही बच्चे एक बार इवेंट को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आज जो क्लास हम लोग लेकर चल रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से जो क्लास होने वाली है, उसको आप एंजॉय करेंगे। आइए, मैंने भी शेयर अभी कर दिया है। तो बताइए, पहला क्वेश्चन का जवाब ध्रुव कुमार झा की तरफ से आता हुआ आज का पहला क्वेश्चन पीहू ने भी दिया है। और डी जवाब आता हुआ सागर, बताओ बेटा क्या, त्रिशा, ओके, सबके जवाब डी ही आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि अब ध्रुव कुमार और पीहू और त्रिशा के जवाब सही हो रहे हैं कि नहीं। प्रजापति जी के जवाब भी सही जा रहे हैं कि नहीं। सागर सिंह 2 और 4 में, अच्छा 2 और 4, तो तुम भी डी ही जा रहे हो ना, ठीक है, हाँ। ओके, चलिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, क्या ऐसा है क्या? यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। संपूर्ण भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है एंड 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आपके जवाब बिल्कुल सही जा रहे हैं यहां पर, क्योंकि संपूर्ण भारत उष्ण कटिबंध में नहीं है, साथ ही साथ ये उपोष्ण कटिबंध में भी आता है, उपोष्ण कटिबंध में भी आता है। आपकी जानकारी में होगा, अगर मैं आपको बता दूं तो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, अगर आप देखेंगे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार आप देखते हैं तो 18 डिग्री सेल्सियस की रेखा जो होती है, ये उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध को अलग करती है। और ये रेखा जो ऑलमोस्ट जो देखने को मिलता है आपको, कर्क रेखा के आसपास का रीजन हो जाता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड का रीजन होता है, जो भारत को 2 जलवायु कटिबंधों में ऑलमोस्ट डिवीजन कर देता है। देन भारत विश्व का 5वां नहीं 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसमें सबसे पहले आपके सामने आता है रशिया, कनाडा, US, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन द इंडिया। ओके, तो रिवीजन भी करते चलिएगा। आपका आंसर बिल्कुल सही गया हुआ है।
और आज की शुरुआत ध्रुव कुमार के साथ होती हुई, और ये लिए उनके लिए ध्रुव, पीहू, त्रिशा, सबके लिए आपका एक स्माइली। ठीक है, और जितने बच्चों ने सही जवाब दिया है सबके लिए अंकिमा। तो 23 से सभी जुड़ जाएंगे, सुभाषिनी, प्रजापति, निशा, अच्छा ठीक है, सभी लोग जुड़ जाइए। निशा डी जवाब दी है। आई नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते, देखिए यहां पर ये भी है, और आप जब पीडीएफ लेंगे तो पीडीएफ में आपको यहां पर व्याख्या भी मैंने डाल करके छोड़ दिया है कि आप उसको भी रीड कर पाएंगे। तो ये पीडीएफ आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा, आज ही मैं पोस्ट कर दूंगा, बाकी आज अपलोड नहीं हो पाएगा क्योंकि लोग होंगे नहीं आज ज्यादा। आगाज बैच में ये आपको मिल जाएगा, नालंदा बैच में आपको मिल जाएगा, ये आपको सर्वोदय बैच में मिल जाएगा, और साथ ही साथ इसको मैं सार्थक वाले में भी डलवा दूंगा। ठीक है, सार्थक वाले में भी डलवा दूंगा क्योंकि उसमें भी इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट मैंने करवाया था। तो इन चारों बैचेस में मैं आपको ये पीडीएफ को अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आज ना इंग्लिश में नहीं ला पाया, इंग्लिश को कन्वर्ट करना थोड़ा सा, मतलब क्या हुआ ना कि अब ये मैटर पहले ही मेरे पास आए हुए थे तो थोड़ा सा मिस हो गया मेरे से, मैं इसका इंग्लिश कन्वर्ट नहीं करवा पाया, नेक्स्ट टाइम जरूर कर देंगे। ठीक है, स्काईराज। तो भारत के भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताने की जरूरत है। भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। भारत के उत्तर पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह है। मकर रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा कॉल है। ये आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में। ठीक है, टेलीग्राम पे अगर करना होगा तो टेलीग्राम पर आपको ISPCS बाई एग्जामपुर पर आने वाला है। ISPCS बाई एग्जामपुर पर ये आपको चला जाएगा। ठीक है, ISPCS बाई एग्जामपुर जो ये चैनल है उसी के नाम से टेलीग्राम भी है, वहां पर भी पोस्ट करवा दूंगा। ठीक, कल भी सारी क्लास चली थी महेश पाल जी, बिल्कुल चली थी, आप देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, और सभी लोग एक बार इस इवेंट को लाइक और शेयर भी कर देंगे। बताइए जरा से क्या इसका जवाब हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही जा रहे हैं त्रिशा, सुस्मिता, जूलियट, जो भी बच्चे का नाम है, संध्या, अंकिमा, बिल्कुल सही, आयुषी ए जा रहे हैं, क्योंकि भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में उत्तर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, क्योंकि पूछा गया है आपको सत्य, पूछा गया है आपको सत्य, तो भारत के उत्तर पश्चिम में तो है नहीं, ये दक्षिण पश्चिम होना चाहिए था। यहाँ पर आपको क्या हो जाता है, दक्षिण पश्चिम हो जाता, कर्क रेखा के जगह पर आपको यहाँ मकर रेखा की जगह पर कर्क रेखा हो जाता, और सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा कॉल की जगह पर इंदिरा पॉइंट हो जाता। तो आपका आंसर ये सब सही होते हैं, बाकी इसमें से एक ही सत्य है। ये चीजें आपको रिकॉल हो रही है, यही चीज आपको यहाँ पर दिया गया हुआ है व्याख्या में। नेक्स्ट आइए, तो भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब की बार क्या है यहाँ, ये सब हम लोग भारत के अभी एक्सटेंशंस और मतलब बोला ना कि हर एक चीज को कोशिश की गई है आपको यहाँ पर कवर करने की। ओके, अभिषेक प्रजापति, ओके, महेश, नेहा, बिहार ब्लॉक से जो बच्चे हैं, रॉकी, ओके, आज रॉकी भी आया है, शुभम, या ग्रेट 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 ग्रेट, अंकिमा, वेरी नाइस। Ankima is so regular and consistent student for the ISPCS Exampur YouTube channel. I have seen you from the last 6 months. Okay. पूजा जी भी ये बता रही है। तो आइए देख लेते हैं राजा कि भारत की अवस्थिति जो है ये उत्तरी गोलार्ध में है। कश्मीर तथा कन्याकुमारी की दिन रात की अवधि में कोई अंतर नहीं है, और भारत का दक्षिणी विस्तार जो है ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ये आपको पूछा गया हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कथन सत्य कौन सा है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब सभी के आते हुए, ध्रुव के भी, सागर, सुभाषिनी, सभी के जवाब सी आते हुए, और सी बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि कश्मीर तथा कन्याकुमारी की दिन रात के में अंतर आता है। अभी क्यों आता है, क्योंकि ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है ना, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। इस प्रकार से कश्मीर और कन्याकुमारी के बीच में 30 डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री अक्षांश का अंतर है। तो जब 30 डिग्री अक्षांश का अंतर होगा तो सूर्य की किरणें जो हो जाएंगी इन भागों पर अगर ऐसी है, तो जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तिरछी होती जाती है, तो वहां पर दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। ध्यान में रखिएगा, जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ध्रुवों पर तो 6 महीने के दिन 6 महीने की रात होती है, 66.5 डिग्री पर आप चले जाइए,
नॉर्वे में चले जाइए, उन भागों में आपको पूरे 6 महीने का दिन रात होता है। और जैसे जैसे आप मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों की ओर जाएंगे तो दिन की अवधि बढ़ती चली जाती है, और विंटर में आपको रात की अवधि बढ़ती चली जाती है। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग के यहाँ अभी क्या होता है, दिन लंबा हो रहा है, दिन छोटा, अभी क्या हो रही है, दिन छोटा हो रहा है, रातें बढ़ रही है। 22 दिसंबर तक ऐसा होता रहेगा। 22 दिसंबर तक आपको क्या होंगी, रात की अवधि बढ़ेगी और दिन क्या हो जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। तो अब आप पॉइंट यहां पर करेंगे कि सबसे छोटा दिन तो कश्मीर में होगा ना, कन्याकुमारी से कश्मीर में दिन बहुत छोटा हो जाएगा। तो इस सारी चीजों को समझ कर रखना है, और इसकी भी व्याख्या आपको यहाँ पर दे दी गई हुई है। तो आप लोग को मतलब इस बार मैंने व्याख्या भी डलवा दिया है, हम कहें भैया चलो ये भी डाल दिया जाए। आइए नेक्स्ट आते हैं जरा से, यहाँ पर एक एक चीज हम लोग जो भी चीज पढ़ चुके हैं क्लास में उसको हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे, एक रिवीजन हो जाएगा आपका। अगर आप जो कुछ समय हमें देते हैं तो उसमें आप अपना रिवीजन ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल क्रोनोलॉजी ऑर्डर पे हम लोग चल रहे हैं। फिजियोलॉजी ऑफ इंडिया के बाद हम लोग मूव कर जाएंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया की ओर। क्लियर पॉइंट? हाँ, भारत की अवस्थिति उत्तर पूर्व गोलार्ध में है, वो बात आपकी सही है, लेकिन यहाँ पर यह भी गलत तो नहीं है कि भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में तो है ही, तो मतलब गलत नहीं हुआ ना ये। हाँ, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आंसर ले लेंगे 1 और 3 ले लेंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो हो ही नहीं रहा है, केवल 1 आंसर है नहीं, क्योंकि ये भी सही है आपका, केवल 2 हो नहीं सकता है। तो आंसर के हिसाब से 1 और 3 हो जाएगा अंकीमा। ओके ठीक, तो भारत जो हो जाता है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हो जाता है। आइए नेक्स्ट, यहाँ पर भारत की स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्वी सीमा तक मरुस्थल है। ये आपको बताना है, जरा सा बताइए। ये क्वेश्चंस को ठीक से पढ़िएगा, वरना मिस्टेक हो सकता है। ओके, किशन विश्वकर्मा जी केवल 3 बता रहे हैं बेटा, असत्य पूछा नहीं है, यहाँ पर सत्य पूछ रहा है, सही पूछ रहा है। चीजों को समझिएगा, यहां पर आपके सामने में सही पूछ रहा है, सही। तो सही पूछ रहा है तो सही वाले जवाब देने पड़ेंगे ना। बताओ जरा सा। और सभी लोग एक बार इस इवेंट को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आज कई क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलने वाले हैं जो आपके दिमाग को खर्च करेंगे, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। और अपने जैसे होते ना कि कुर्सी की पेटी बांध लिए, क्योंकि अब ये एरोप्लेन उड़ चुका है, बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए यहां पर आंसर 1 और 2 हो जाएगा, क्योंकि भारत के उत्तर में उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्वी सीमा तक, उत्तर पूर्वी सीमा तक मरुस्थल है, ये आपका गलत हो गया। क्योंकि मरुस्थल की अगर हम लोग बात करते हैं बेसिकली, तो ये जो भाग जो आपके सामने में आता है, देखिए ये जो भाग आपके सामने में आता है, ये वाला भाग आपको मरुस्थल का होता है। तो ये तो उत्तर पश्चिमी भाग हो गया ना, तो इसलिए हम लोग का ये क्वेश्चन का पॉइंट जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। तो तीसरा आपको गलत हो गया, तो आंसर 1 और 2, ए इज द राइट वन। ठीक है, ए इज द राइट वन। ये आपको यहां पर इसका व्याख्या भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 23 जरा सा। यहां पर आपके सामने में आ रहा है भारतीय राज्यों का क्षेत्रफल के अनुसार। अब क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम आपको दिखाने की जरूरत है। अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर आपको दिखाना है, घटते हुए क्रम में आपको दिखाने की जरूरत है। ठीक है, हाँ, द्वीपों सहित 7,516.6 होगा। तो यहां पर भारत की स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई है, और भारत की समुद्री सीमा, तो समुद्री सीमा में भारत में मेन लैंड प्लस इंडियन टेरिटरी भी तो होते हैं ना, स्टेट प्लस इंडियन टेरिटरी भी होते हैं। ठीक है, बताइए यहां पर आंसर आपके सामने में कौन सा हो जाएगा, बताइए जरा सा। बी जवाब दे रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। बहुत सही, इसमें किसी को कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। ध्रुव, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये तो बहुत इजी है। अब एक आपके सामने में आ रहा है, ध्यान रखिएगा, अपना एक समग्र एनसीईआरटी का बैच, ये ध्यान रखिएगा सभी लोगों को। जो भी बच्चे अभी हमारे अगर किसी बैच के साथ में जुड़े हुए भी हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो आप लोगों के ही विशेष मतलब ध्यान में रखते हुए इसकी फी बस 9,999 कर दी गई है। यूज कोड एनसीईआरटी है,
17 दिसंबर तक ये उपलब्ध है केवल। आज एक वीक के लिए आप लगभग ऑलमोस्ट रख लीजिए, एक वीक भी नहीं रह गया, आज 11 तारीख है, 17 दिसंबर तक ये ऑफर है कि अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, जल्दी मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपको डिटेल्स स्टैंडर्ड वर्जन चल रहा है आगाज सर्वोदय सभी बैचेस में, अभी कुछ बच्चे नालंदा बैच का है, तो यहां पर एनसीईआरटी आपको बहुत ही शानदार तरीके से पूरी टीम आपको यहां पर देने वाली है। अगर टीम की मैं चर्चा करूं तो विपेश सर यहां पर पॉलिटी लेंगे, विपिन सर यहां पर ज्योग्राफी ले रहे हैं, जुबेर सर यहां पर साइंस ले रहे हैं, अमरिंदर सर हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स यहां पर सुचित सर ले रहे हैं। तो ये टीम है समग्र की, और ध्यान रखिएगा ये बहुत ही शानदार है कि एनसीईआरटी एक बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे चीजें होते हैं, लाइंस होते हैं जिनसे यूपीएससी स्टेट पीसीएस में डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो आप यहां से कवर कर सकते हैं, बेसिक्स भी आप यहां से कवर कर सकते हैं। ओके, तो आइए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको बताने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, 23 इसके जवाब देते चलेंगे, क्या इसका जवाब हो सकता है? ठीक है, जेनिफर, नजमा, निशा, संध्या, त्रिशा, अंकिमा, अथर। ओके, अथर भी आ गया है। तो ये एक्चुअली क्या है ना अथर की, ये एनसीईआरटी है, यहाँ पर कई ऐसे चीजें, यहाँ पर आपको एनसीईआरटी का पूरा वर्कबुक दिया जा रहा है, तो मतलब एनसीईआरटी का जो भी सार है पूरे कंटेंट की टीम ने उसके वर्कबुक निकाल रखे हैं। तो एक बार अगर कर जाओगे, तो अगर आप लोग कर सकते हैं तो इस बैच को जरूर ले लीजिएगा, आप उसको बढ़िया रहेगा आपके लिए। देखिए, गुजरात के राज्य से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार से यह रेखा नहीं गुजरती है, तो आंसर यहां पर ए हो जाएगा। 8 राज्यों से होकर यह रेखा गुजरती है। कर्क रेखा की बात करते हैं तो झारखंड का जो कैपिटल सिटी है रांची, वो इसी लाइन पर है। इसमें अन्य जो आपको स्टेट हो जाते हैं वो आपके सामने राजस्थान हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, देन आपको त्रिपुरा हो जाना है, और फिर आपको मिजोरम हो जाते हैं। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो एक बार जरूर डाउनलोड करके रखिएगा। यहां पर आपको सारे नोटिफिकेशन और ऑल अदर इंफॉर्मेशन यहां पर है। बैचेज, ये जो जितने बैचेज आपको दिखा रहा हूं, ये सब बैचेज आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं। फ्री में आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, स्कॉलरशिप टेस्ट, फ्री पीडीएफ वगैरह सब यहीं पर आपको मिलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने पॉइंट आ गया हुआ है, व्याख्या। अब जरा सा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। भारत एवं श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा अलग होते हैं। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य मन्नार की खाड़ी स्थित है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के उत्तर में स्थित है। बताना है आपको क्या इसका जवाब हो जाएगा। नए नए क्वेश्चंस आपके सामने में आते रहेंगे, बनाते चलिए इन क्वेश्चंस को। ठीक, जनरली क्या होता है, जैसे कि आप एनसीईआरटी की बुक ले आते हैं, बट उस बुक को भी किस हिसाब से आप सार पढ़ा निकाल पाएंगे। अब जैसे एक बार मैंने एनसीईआरटी पढ़ाया था आधार बैच के बच्चों का, आपको विश्वास नहीं होगा कि आधार बैच के बच्चे जब सार्थक में मेरे से पढ़ने आए तो उनका लेवल ऑलरेडी मैंने एनसीईआरटी से इतना मजबूत कर दिया था कि नेक्स्ट लेवल पर मुझे स्टैंडर्ड वर्जन उनको पढ़ाने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि सही बच्चों का एक लेवल हो चुका था वहां पे। तो जनरली क्या होता है कि जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा हो, अब वो क्लास में आता है, जैसे आजकल मैं सर्वोदय में जियोमैग्नेटिज्म वगैरह पढ़ा रहा था, कई ऐसे चीजें होते हैं जो आप जीवन में पहली बार पढ़ रहे होते, तो थोड़ा बहुत ही सही अगर एनसीईआरटी अगर पढ़ के रखते हैं तो ज्यादा सही रखता है। ठीक, यहां पर बताइए क्या जवाब हो जाएगा। ओनली 2 आंसर आता हुआ पूछा क्या भैया, असत्य पूछ रहा है। एक बात बताओ, ओनली 2 कैसे हो सकता है? ओनली 2 कैसे हो सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर भी सबने गलत दे दिया। हाँ, भारत श्रीलंका के मध्य में पाक जल संधि होती है, यह बिल्कुल सही है कि इस पार्टिकुलर भाग में पाक जल संधि होती है जो कि इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। लेकिन भारत बांग्लादेश के मध्य मन्नार की खाड़ी है क्या? तो मन्नार की खाड़ी तो ये वाला भाग होता है, ये आपके सामने मन्नार आ गया जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य में होता है। अब है कि मालदीव लक्षद्वीप समूह के उत्तर में स्थित है। तो एक बात बताइए, आपको सब कुछ करवाया गया हुआ है फिर भी आपने गलत कर दिया। चैनल करवाया था आपको 8 डिग्री चैनल, याद कीजिए 8 डिग्री चैनल। ये किसको किसको अलग किया था? तो मालदीव को मिनिकॉय से अलग किया था, याद आया?
मालदीव को मिनिकॉय से अलग किया था। और मिनिकॉय किसका भाग है? तो लक्षद्वीप का भाग है, जो 1973 में हम लोग देखते हैं कि आपको लक्षद्वीप का भाग बनता है। इट कंप्राइजेस ऑफ 3 आइलैंड ग्रुप्स, द मीन दीवी, द लकादीव एंड द मिनिकॉय। तो मिनिकॉय के दक्षिण में मालदीव है ना, तो जब दक्षिण में मालदीव है तो यहां पर उत्तर कैसे हो सकता है? तो ये भी गलत हो गया और आपका ये भी गलत हो गया। तो 2 and 3 इज द राइट वन, सी हो गया। जितने भी ए वाले बच्चे थे आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो फिजियोलॉजी है, इसमें कुछ है, इसमें भी आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, देख लीजिए। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें, ये सिर्फ आपके हड़बड़ाहट से ऐसा हो गया और कुछ नहीं, सिर्फ हड़बड़ाहट से ऐसा हुआ है। आपको एक एक चीज बताया गया हुआ है कि 8 डिग्री चैनल कहां पर है, आपको बताया गया हुआ है कि 9 डिग्री चैनल कहां पर है, आपको लक्षद्वीप की तरफ में हमने 11 डिग्री चैनल भी करवाया हुआ। बताइए जरा सा, 11 डिग्री चैनल तक आपको करवाया हुआ है, तो मिस्टेक कैसे हो सकता है? ये वाला भाग आपके सामने मालदीव हो गया, ये वाला भाग आपके सामने मिनिकॉय हो गया, ये वाला भाग लकादीव हो गया, जिसको कि हम लोग लक्षद्वीप कहते हैं। इसी को हम लोग लक्षद्वीप भी हम लोग लिखा हुआ मिल जाता है आपको। और 11 डिग्री चैनल जो हो जाता है वो अमीन और कैनोर आइलैंड के बीच हो जाता है, अमीनी और कैनोर आइलैंड के मध्य में हो जाता है। तो ये सब आपको क्लास में मैंने करवाया हुआ है, मिस्टेक नहीं करना है, थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। आप बिल्कुल बेस्ट है और बेस्ट करेंगे। ये आपको यहाँ पर इसकी व्याख्या दी गई हुई है। मालदीव लक्षद्वीप के एक प्रमुख द्वीप मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। तो ये उत्तर भाग में नहीं बल्कि दक्षिण भाग में, व्याख्या भी यहाँ पर आपके सामने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, जरा सा देखिए और इसका जवाब दीजिए क्या हो सकता है। दिस क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हाँ, अब ये ध्यान रखना है अंकिमा की, यह सत्य पूछा है कि सत्य पूछा है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है ना। ठीक, शुभम, पूजा चौहान, सागर सिंह, सुस्मिता, बताते चलिए 23 ना सा क्वेश्चंस। मेरी कोशिश होगी कि कम से कम हम लोग 40 क्वेश्चन तक आज हम लोग कर ले। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाया हूं जो आपको अभी बनाने में मजा आएगा। अगर आप 2 घंटे देते हैं तो ये 2 घंटे आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, एक अच्छे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा भारत आते हैं। इस उपमहाद्वीप में अफगानिस्तान सम्मिलित नहीं होता है। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। ये आपको बताने की जरूरत है। बताइए जरा से इसका क्या जवाब हो जाएगा, इसके क्या जवाब हो जाएंगे बताइए। यहां से भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम लोग चर्चा करें तो यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर का यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप की जैव विविधता और विविधता से संबंधित यहां पर किया गया था कि विविधताओं को बताइए। अब ये ऐसा, अगर विविधताओं की बात करें तो जलवायविक विविधताएं हैं, भौतिक विविधताएं हैं, यहाँ पर जैविक विविधताएं हैं, हाँ क्या नहीं है, यहाँ पर प्रजातियों की विविधताएं हैं, जैव विविधता है, मतलब हर एक चीज यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपके जो हो जाएंगे ये सभी यहाँ पर आपके सामने में हो जाएंगे। इस उपमहाद्वीप में अफगानिस्तान सम्मिलित नहीं है, ये सभी आपके जवाब हो जाते हैं। देखेंगे यहाँ पर ये आपका व्याख्या भी यहाँ पर किया गया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये अफगानिस्तान मध्य एशिया वाले में ऊपर की ओर चला जाएगा ना। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बहुत इजी था ये तो। और भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर, तभी तो इसको दक्षिण एशिया कहते हैं। ये वाला भाग जो हो जाएगा दक्षिण एशिया में आता है। ठीक, आइए नेक्स्ट। अब ये पॉइंट यहां पर आया है आपके सामने में कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा सिक्किम की सीमा किस देश को स्पर्श करती है, ये बताइए। ठीक, सिक्किम की सीमा आप इसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, 23 बताइए, सब सही है यहां पर। ये एनसीईआरटी के पॉइंट है, ध्यान रखना सुमित। ये जो क्वेश्चन जो आपको दे रहा हूं मैं, ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी के हिसाब से ही आपको क्वेश्चन यहां पर दिए गए हुए हैं। ओके, अब यहां पर आंसर आपका आता हुआ नेपाल। इसमें किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए कि नेपाल की सीमा जो हो जाती है
यहां से लेकर यहां तक, तो इस भाग में आपके सामने उत्तराखंड हो जाएगा, ये यूपी हो जाएगा, ये बिहार हो जाएगा, यहाँ पर आपके सामने में ये वाला भाग आपके सामने वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ये सिक्किम हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है नेपाल यहाँ पर आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, भारत की सीमा किन देशों के साथ स्पर्श नहीं करती, ये बताना है। भारत की सीमा किन देशों के साथ स्पर्श नहीं करती है, ये आपको बताने की जरूरत है। तेजी से बताइए। ठीक है, तेईस बताइए। ओके ग्रेट अभिषेक। तो अभिषेक भाई की तो जानकारी में पहले से है, क्योंकि ये एनसीईआरटी बैच में रहे हैं जब मैं एनसीईआरटी पहला बैच पढ़ाया था एग्जाम्पल में। ओके, यहाँ पर देखिए, भारत की सीमा किन देशों के साथ स्पर्श नहीं करती है? चीन, मालदीव, तजाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान। ये आपको बताने की यहाँ पर जरूरत है। बताइए जरा इसका क्या जवाब हो जाएगा, किन देशों के साथ स्पर्श नहीं करती है। ठीक, तो अब देखिए सीमा किन देशों के साथ स्पर्श नहीं करती है, तो यहां पर डेट मीन्स की स्थलीय सीमा रेखा की बात की जा रही है। अब स्थलीय सीमा रेखा की हम लोग बात करें तो भारत की सीमा चीन के साथ लगती है, म्यांमार के साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ में लगती है। अब आपको ध्यान में होगा, अगर हम लोगों ने इस प्रकार से पहले भी चर्चा कर रखा है, यहां पर आपके सामने में होता है वाखन कॉरिडोर, याद आ रहा है किसी को? ये वाला होता है वाखन कॉरिडोर, करवाया हुआ है आपको, ये वाला आपको वाखन कॉरिडोर हो गया। ठीक, अब ये वाखन कॉरिडोर की हम लोग बात करें इस पार्टिकुलर भाग में, तो ये अफगानिस्तान में आ जाता है। अफगानिस्तान के साथ भी अपनी सीमा लगती है। इसके ऊपर में आता है तजाकिस्तान, तो तजाकिस्तान के साथ हमारी सीमा नहीं लगती। एक जमाने में जब तजाकिस्तान जो था वो आपको रूस था, तो रूस से ही तो अलग होके हुआ, तो रूस हमारा पड़ोसी था, लेकिन तब था जब अफगानिस्तान भी 1893 से पहले पूरा का पूरा भारत में सम्मिलित होता था। तो तजाकिस्तान आंसर नहीं होगा। दूसरा कि मालदीव जो है, ये मालदीव चैनल से अलग होता है, तो यहां पर स्थलीय सीमा तो नहीं होगी, तो इस कारण से आंसर इसका जो हो जाएगा 2 और 3 इज द राइट वन। 2 and 3 इज द राइट वन, ये ध्यान रखिएगा। तो मालदीव और तजाकिस्तान यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सीमा किन देशों के साथ स्पर्श नहीं करती, मतलब कि स्थलीय सीमा रेखा पूछा गया हुआ है। राजा जी ने लिखा है कि ऐसे तो अफगानिस्तान के साथ भी नहीं लगती, लेकिन अफगानिस्तान आप बोलते हो ना कि 7 देशों के साथ भारत की सीमा लगती है। कहीं किसी किताब में पढ़ा है राजा की 6 देशों के साथ भारत की सीमा लगती है? अगर वो किताब कहीं पढ़े हो तो फाड़ के फेंक दो उस किताब को, जला दीजिए उस किताब को जिसमें लिखा होगा कि 6 देशों के साथ भारत की सीमा लगती है, क्योंकि 7 देश के साथ लगती थी, लगती है और लगेगी। ये जो पीओके का जो रीजन है ना, वो हमारा था, हमारा ही है और हमारा ही रहेगा। कुछ दिन इंतजार कीजिए। बोलने वाले तो तब भी बोलते थे आर्टिकल 370 है तो ये है तो फलना है ढिकना है, गया ना, ये भी जाएगा उनके हाथ से। ठीक, आइए नेक्स्ट आते हैं। नीचे दिए गए भारतीय राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश के साथ स्पर्श करती है? अब स्पर्श करती है तो ये लग रहा है, मतलब कि हाँ ये लग रहा है। ठीक, बिल्कुल एग्जैक्टली 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, तो ये कहीं भी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर कभी कोई आपको इंडिया का मैप अगर ऐसा बनाकर दे रहा है तो आपको पता है कि वो मैप वो गलत है। अगर किसी व्यक्ति विशेष, किसी संस्था ने इंडिया के मैप को अगर ऐसा दिखा दिया, ये भाग नहीं दिखाया या फिर ये भाग नहीं दिखाया, तो ये एक तरह से भारत का अपमान है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये बिल्कुल, एक बार ऐसा हुआ था हमारे, जब मैं 11 साल पहले की बात है, तो एक टीचर हमारे हैं जो न्यूजीलैंड से आए थे पढ़ाने के लिए यहाँ पर, तो उन्होंने स्टार्टिंग किया मेरी कोचिंग के साथ, इंग्लिश पढ़ाते थे वो, वोकेब वगैरह। तो उन्होंने एक बार ऐसा, मतलब उनके मैनेजमेंट ने ऐसा यूज कर लिया, तो मेरे हाथ में जैसे ही पैम्पलेट है, हम कहे भाई साहब ये क्या कर रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत है, या तो आपको पता नहीं है। हाउ कैन यू रिमूव सच प्लेसेस फ्रॉम आवर टेरिटोरियल रीजन? ये हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। किसी भी हालात में आप इसको पाकिस्तान का नहीं बोल सकते। दैट इज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, भाग तो हमारा ही है। यहां पर आते हैं कि आपकी सीमा बांग्लादेश के साथ किसके किसके साथ लगेगी, नहीं लगेगी। तो आइए बांग्लादेश को देख लेते हैं। यहां पर जरा सा तेजी से
बांग्लादेश के साथ आते हैं। देखिए देखिए, अब ये जो पार्टिकुलर भाग जो आपके सामने में आ रहा है, यही आपका बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश की सीमा किसके साथ लग गई? ये आपके सामने में आ गया वेस्ट बंगाल, यहां तक पूरा वेस्ट बंगाल है, मेघालय है, ये त्रिपुरा है, मिजोरम है, और ये पूरा का पूरा आपके सामने में कौन है? तो ये असम है। तो आपके सामने में ये हो गया पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम नहीं लगेगा, मिजोरम हो गया, नागालैंड नहीं लगेगा, और एक इसमें एक्स्ट्रा कौन है? असम यहाँ पर। तो आंसर जो भी हो गया 1 2 3 ही आंसर हो जाएगा इसका, 1 2 3। ठीक, 1 2 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही। ये क्वेश्चंस बनते हैं, बांग्लादेश के साथ कौन लगता है, नहीं लगता है, भूटान के साथ। अब जैसे कि ये वाला भाग आपके सामने में आ गया, भूटान है। हाँ, ये वाला भाग भूटान है, तो भूटान की सीमा जो हम लोग देखेंगे, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है। रिवीजन भी तो करते चलिए, यहाँ पर म्यांमार है, ये वाला भाग म्यांमार है। तो म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से लग रही है। भूटान की सीमा सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अब ये देखिए, बांग्लादेश की सीमा यहां पर मैं आपको बता दूं कि 2 स्थानों पर असम के साथ लगती है। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, 2 स्थानों पर असम के साथ लगती है। दूसरा कि त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और सबसे लंबी सीमा किसके साथ में है? तो सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ में लगती है। तो बांग्लादेश से सिर्फ आपको 4-5 क्वेश्चन यहां पर बन रहे हैं। बांग्लादेश से यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन यहां पर आपको बन रहे हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए, इसका एक्सप्लेनेशन भी यहां पर आपको दिया गया। भारत बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है 4096.7 किलोमीटर, हम लोग इसको देखते भी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने ये रहा है स्क्रीन पर। 23 से बच्चे जवाब देंगे, इसका क्या हो सकता है जवाब। और एक बार सभी लोग इस इवेंट को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। लाइक और शेयर करना बनता है आप सभी लोगों का। ठीक है, हाँ, मैं भी याद है, त्रिशा ने लिखा है। अच्छा, पूजा चौहान जी के जवाब भी सही है। शुभम, संध्या, अंकिता, काफी दिनों के बाद दिख रही है अंकिता जी, नेहा चौधरी, संध्या, विजय राव, ये जवाब देते हुए। आइए देखते हैं, किन भारतीय राज्यों में से कौन स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साथ जलीय सीमा से भी लगा हुआ है? क्वेश्चन बताना। बताइए, इसको हम लोगों ने डील किया था कि नहीं किया था? ऐसा कुछ भी नहीं है जो डील नहीं किया गया हुआ। अभी भी मैं कुछ देख रहा हूं, मैंने कल भी नालंदा बैच में बच्चे लोगों को बोला था कि आप लोग कर लीजिएगा, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो क्वेश्चंस बना लीजिए। लेकिन अभी भी स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं बना रहे, और मैं 100% बता देता हूं कि जो भी क्वेश्चन नहीं बना रहा है उसको 1 साल और लग जाएगा पास करने में। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, क्वेश्चन बनाना ही होगा। अगर आप क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, तो बैठिए, इंतजार कीजिए अपनी गलती का। जिस दिन इसका रियलाइज होगा, आप खुद उस दिन बनाना शुरू कर देंगे क्वेश्चन, और फिर उसके अगले साल आपका सिलेक्शन होगा। इस साल नहीं होने वाला है। ठीक, तो इसलिए जो बोलता हूं उससे सीखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि जो सक्सेस होते हैं, जो स्टूडेंट 1 साल में सिलेक्टेड हो जाते हैं, 1-2 साल में पढ़ के पास कर गया, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। मैं आपको फैक्ट बोलता हूं, उनको ज्यादा नॉलेज भी नहीं होता, चाहे वो आईएएस क्यों ना बन जाए, क्योंकि वो बन गए, उनको उतना डेप्थ नहीं पता होता। उन्होंने सिलेक्टेड पढ़ा, चीजें हो गई, उस तरह से चीजें बन गई उनके लाइफ में, और वो सिलेक्टेड हो गए। बट उनकी जो डेप्थ, जो उनकी जो सोच, जो उनकी जो पकड़ जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं कुछ चीजों में कम रह जाती है। और इस पर भी यूपीएससी वाले वर्क कर रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है किसी के ऑप्शन में ज्यादा मार्क्स आ गए और उसकी के दम पर वो पास कर गया। जीएस में उसकी कुछ नॉलेज ही नहीं है, जीएस में बिल्कुल मार्क्स खत्म है। आप देख लीजिए, जीएस में 40% नंबर नहीं आए हैं उनके, और वो आईएएस बने हुए। तो इन सारे चीजों पर ध्यान रखा जा रहा है, कमिटीज काम कर रही है। और हम लोग जो होते हैं, हम लोग आपको इतने चीजों को सिखाते हैं। हम ये सिखाते हैं कि फेल कैसे नहीं करोगे। ठीक है, फेल कैसे नहीं करोगे, गमियों को जानना भी तो जरूरी है ना। तो देखिए, यहां पर जलीय सीमा वाला गुजरात भी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल भी हो जाएगा। आंसर आपका 2 और 4 यहां पर हो गया, क्योंकि गुजरात की सीमा आपको पाकिस्तान के साथ भी लगती है और समंदर के साथ भी लगती है। और अभी आपने वेस्ट बंगाल को देखा, वेस्ट बंगाल की सीमा अंतरराष्ट्रीय भी है और समंदर के साथ भी लगती है। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको करवाता हुआ चल रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा। यहां पर इसके आपको एक्सप्लेनेशन भी यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो पीडीएफ लेकर आप इसको रख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन भी यहां पर आपको मिलेंगे।
अब देखिए, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा 10 डिग्री चैनल जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, ये आपको बताना है। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल यहां पर आपके सामने में आया है। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल की हम लोग अगर बात करते हैं तो बताइए जरा सा। ठीक, हाँ, ये चीजें हुई थी अथर, जो मेन चीज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ऑप्शनल के मार्क्स पहले, ऑप्शनल पहले 2 होते थे, समझ रहे हो? ऑप्शनल पहले 2 होते थे, जब तक मैंने एग्जाम दिया है ऑप्शनल 2 होते थे। मेरे एक ऑप्शनल में तो बहुत टॉप 3 मार्क्स थे पूरे इंडिया में, दूसरे में मैं तो स्टैंडर्ड बिलो था, क्योंकि वो मेरे पकड़ से बाहर थी, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट, मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से थोड़ा सा दूर रहा था, तो चीजें होती है। और उसी के बाद आप देखिए कि अब जीएस में आपको 1000 मार्क्स कर दिए गए कि नहीं कर दिए गए, तो चीजें वर्क की है ना। ऐसे ऐसे लोग आईएएस आईपीएस बन गए हैं जो उस लायक भी नहीं थे, जिनकी की अपनी मोरल्स नहीं है, इथिक्स नहीं है। दे कांट कोप अप विद सच सर्कमस्टांसेस, दे मतलब इजिली दे रिएक्टेड फॉर सर्कमस्टांसेस। ऐसी चीजें हो रही हैं उन लोगों के साथ, उनके सामाजिक भाव उनके अंदर नहीं, एरोगेंट बहुत ज्यादा हो गए। तो ऐसे डीएम नहीं चाहिए हमें, जो एरोगेंट हो, जो इस तरह से वर्क ना करते। अरे हमें ऐसा इंसान चाहिए वहां पर जो आपसे जुड़कर काम करे, आपकी समस्याओं को समझे, क्योंकि वही हेड होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट का, पूरे डिस्ट्रिक्ट का हेड वही होता है। आप भावनाओं को देखिए, कई ऐसे, जैसे कि कई ऐसे टॉपर भी रहे और कई ऐसे लोग अब जो आए हैं, उनकी विचार बिल्कुल सही है, उन्होंने ग्रासरूट लेवल से आए, वो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्हीं का नाम होता है। ठीक, तो ये कि यहां पर आपके सामने में आ जाता है, ये है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, और ये है आपके सामने में कार निकोबार। ये 10 डिग्री चैनल अलग होता है, यहां पर आंसर अंडमान निकोबार हो गया। आइए नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर आपके सामने में आ जाएगा। ठीक है, ये इसके गलत कर दिए है यहां पर इसने, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जो है सैडल पीक है, जिसको कि पालियान शिखर भी हम लोग कहते हैं। तो ये किस द्वीप पर है बताना है। यहीं पर हम लोग एक चर्चा आपको मैं और भी दिखा देता हूं, देखिए, और एक चैनल देखिए यहां पर, जब कर ही रहे तो रिवीजन करते चलिए। यहां पर आपके सामने में आ गया कोको चैनल, ये कोको द्वीप है, ये जो है कोको द्वीप है, ये आपके सामने में आ गया नॉर्थ अंडमान है, और ये वाला जो द्वीप आपके सामने में आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं क्या, तो ये है लैंडफॉल आइलैंड, लैंडफॉल आइलैंड। भारत का अगर देखा जाए तो ये अंडमान निकोबार का नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड होता है। हाँ, ये दिस वन इज अंडमान निकोबार नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड, यही होता है, नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड हो जाता है अंडमान निकोबार का। और यही द्वीप जो है कोको द्वीप से अलग होता है, किसके द्वारा, कोको चैनल के द्वारा। अब कोको द्वीप कहां पर है, तो म्यांमार में है। और ये सैडल पीक कहां पर हो गया, तो आप देख लिए होंगे, उत्तरी अंडमान इसका आंसर हो जाएगा, नॉर्थ अंडमान, इसी पर आपको सैडल पीक आ जाता है। ये आपके सामने में आ गया सैडल पीक, अराउंड 732 मीटर की ऊंचाई हो जाती है इसकी, उत्तरी अंडमान द्वीप पर। तो अब देखिए क्वेश्चन ये भी बनता है कि कोको चैनल सेपरेट्स विच वन, तो कोको आइलैंड टू नॉर्थ अंडमान। बट यूपीएससी में जब आप प्रॉपर जाएंगे तो यूपीएससी वाला इसका आंसर दिया था क्या, यूपीएससी वाला आंसर दिया था लैंडफॉल द्वीप और कोको द्वीप के मध्य में कोको चैनल। ये यूपीएससी का आंसर था कि इट सेपरेट्स द कोको आइलैंड म्यांमार टू लैंडफॉल आइलैंड अंडमान एंड निकोबार विच इज द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड होता है। ये कोको द्वीप हमारा था पहले, अगर ये भारत का था तो आज अगर ये म्यांमार का है तो ये गलती किसकी बताइए, ये गलती किसकी। यस, गणेश चौरसिया जी बिल्कुल सही जा रहे हैं, 732 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। कोको भी अपना था, दे दिया। ठीक, यहां पर 738 है, 732 कर लीजिएगा इसको।
देने के लिए दान और लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ होते हैं। यह आज का है ज्ञान। आज के ज्ञान के स्वरूप में आप लोगों से मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि अगर आप दान जैसे होते हैं ना, किसी प्रकार का, हम कहते हैं रक्तदान, सड़कों पर इतनी स्पीड से गाड़ी न चलाइए कि दुर्घटनाग्रस्त होकर वहां पर आपका खून व्यर्थ हो जाए। उस खून को आप रक्तदान कीजिए। ये देश हित में है, जनहित में। ठीक। दूसरा, लेने के लिए ज्ञान। यहां पर ज्ञान बट रहा है, लूट लो लूट लो। अब कितने बच्चे आज भी ज्ञान से मतलब रूबरू नहीं हो रहे, क्योंकि बोला है मैंने कि एग्जाम में जाने से पहले क्वेश्चन बना लो। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ला रहा हूं, नए नए क्वेश्चन ला रहा हूं निकाल के, तो बना लीजिए। अब अगर फिर भी आप नहीं बनाएंगे तो इंतजार कीजिए कि एक बुद्ध जी आएंगे और आपको ज्ञान देंगे, उपदेश देंगे, तो फिर आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आप इंतजार कीजिए। बाकी लोग अपना सिलेक्शन लेके मोहमाया से मुक्त हो जाएगा सब के सब। त्यागने के लिए अभिमान। अभिमान कभी भी मत कीजिएगा किसी भी लेवल पर, बहुत ज्यादा जरूरी है। जो वृक्ष जो जिनमें फल अच्छे होते हैं ना, वो झुके हुए होते हैं, और जो जिनमें फल नहीं होते, जो कांटेदार होते, वैसे रहते हैं। वो वृक्ष आपको नहीं बनना। वो आपको आईएएस अधिकारी नहीं बनना कि आपके सामने कोई गरीब आया ना तो उसको आप बाहर निकलवा दो, आप तक उसकी पहुंच ना हो। ऐसा बनना कि आप तक कोई पहुंच सके और आप उसकी दुविधा का निराकरण कर सके। अभिमान कभी भी नहीं रखना है जीवन में। ज्ञान का अभिमान भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सदुपयोग जरूर कीजिए लेकिन अभिमान नहीं कीजिए कभी भी। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन आता हुआ कि पर्वत शिखर एक तरफ दिया गया है और अवस्थिति एक तरफ दिया गया है। माउंट डिओवोली, सैडल पीक, माउंट कोयोब, माउंट थुलियर किन किन द्वीपों पर है, ये आप बता सकते हैं। ठीक। शुभम, अभिमानी तो रावण भी था, लेकिन अभिमान नहीं चला उसका, पता है कि नहीं। और ज्ञानी तो कुंभकर्ण भी था, लेकिन उसके संगत ऐसे, मतलब मैं अच्छा हमेशा बोलता हूं, देखिए मैं आपको एक ज्ञान की बात बताऊं। आप जैसे चाय पीते हो, मैक्सिमम लोग चाय पीता है, तो चाय पीने वाले लोग आपको नुक्कड़ पर भी मिल जाएंगे। वो रोड किनारे जो ठेला लगा के जो चाय बेच रहा है, वहां पर मिल जाएगा। वहां पर ज्ञान बांटने वाले लोग जो आपको होंगे ना, वो उसी लेवल के होते हैं। बहुत ज्यादा लोग वहां पर एक स्टैंडर्ड के नहीं मिलेंगे आपको वहां पर। वो तो स्टूडेंट लाइफ की बात अलग है कि हम सब वहीं हो जाते हैं, लेकिन एक वो स्ट्रेटजी, वहां 10 रुपए की चाय मिल रही है, उसी चीज को थोड़ा सा आप रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, 25 रुपए की चाय हो जाएगी आपको, 30 रुपए की चाय हो जाएगी। थोड़ा सा और लेवल पर जाएंगे तो 100 रुपए की होगी। 5 स्टार होटल में जाएंगे तो वहां पर 250 रुपए की चाय भी मिलती है आपको। चाय एक ही होती है लेकिन अलग अलग होते हैं, क्योंकि लोग अलग होते हैं, लोगों की सोच अलग होती है, लोगों की संगत अलग होती है, लोगों के विचार अलग होते हैं। एक लेवल पर लोग होते हैं तो उनकी सोच अलग होती है, वो अलग एंटरप्रेन्योरशिप वाले लोग होते हैं, एक लेवल के होते हैं। तो हमें लेवल पर जाने की जरूरत होती है। हमेशा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाइए। ऐसे लोगों से दोस्ती रखिए जो आपको आगे ले जाने की सलाह देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए विच आर नेसेयर्स, जो आपको हमेशा ये कहते मिलेंगे कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। घर वालों को छोड़ दीजिएगा, उनकी तो आदत है, माँ बाबूजी यही जिंदगी भर बोलते रह जाते हैं बिहार यूपी में। उनको हमेशा दूसरा का बच्चा ही अच्छा नजर आता है। उनको लगता है कि अरे यार उसका बेटा अच्छा कर जाएगा, उसकी बेटी अच्छी कर जाएगी, हमारा क्या होगा, पता नहीं, हमारे बच्चे तो कुछ है ही नहीं, नालायक है। मैं तो ऐसा ही मतलब लगता है यहाँ पर कि अपने बच्चे नालायक होते, दूसरों के बच्चे ही अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं होता है। मैं उन सभी माता पिताओं को कहना चाहूंगा कि आपके बच्चे बेस्ट है, जेम्स है अपने आप में। कॉन्फिडेंस रखिए, ट्रस्ट रखिए, दे विल डू बेस्ट। हमेशा आप बेस्ट है तो बेस्ट है। अब यहां तो आंसर एक ही से पकड़ में आ जाएगा, माउंट थुलियर। माउंट थुलियर जैसे ही मारोगे ग्रेट निकोबार हो जाए, तो माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार हो गया, तो आंसर आपका ए ऐसे ही यहां पर हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक, तो यहां पर आंसर आपका 1 2 3 4 हो गया। ये आपके इसके डिटेल्स हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, माउंट कोयोब जो हो जाता है ये दक्षिणी अंडमान में स्थित हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, माउंट डिओवोली जो हो जाता है ये मध्य अंडमान में हो जाता है, और माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान भी होता है, ये आपको साउथ अंडमान में आपको देखने को मिलता है। ठीक, आइए नेक्स्ट। अब ये कुछ क्वेश्चन बहुत ही शानदार आपके सामने आते हुए, जरा सा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, मतलब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए निकाल के ला रहा हूं।
अब और नहीं तो क्या, अब किसका इंतजार करना है? जब पढ़ा भी दिया है, जब क्वेश्चन भी करवा रहा हूं, अगर अब भी आप में अगर ये विश्वास नहीं आ रहा है कि आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, तो कैसे काम चलेगा? डू योर बेस्ट, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। स्टार्टिंग खुद से होती है। अगर आपको अर्जुन बनना है तो स्टार्टिंग आपकी खुद से होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, विश्वास करना होगा कि यस आई कैन डू, मैं ही हूं जो कर सकता हूं। यह सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक, करोड़ों वर्ष पूर्व इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी। बताइए, इंडियन प्लेट का स्थानांतरण उत्तर दिशा की ओर हुआ है। इंडियन प्लेट तथा ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में जुड़े हुए थे। इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट की टक्कर के फलस्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ है। कौन गलत है? मेरे हिसाब से 100% इसका आंसर आप सही बताएंगे। अशोक यदुवंशी, ग्रेट। एक बार फिर से सोच लेना। पूजा चौहान, ध्रुव कुमार, सूरज निराला जी, बहुत बढ़िया। सागर सिंह, विकास बैरवा, ये सब नाम मुझे याद है किस बैच से आप लोग आ रहे हैं। ठीक है, ज्योत प्रजापति, सूरज निराला बिल्कुल सही जा रहे हैं। सुमित चौधरी सही जा रहे हैं। अथर बिल्कुल सही। डी लग क्यों रहा है? डी है, डी ही है। आपको बताया हुआ है एक एक चीज यहां पर, फिर भी आप मिस्टेक करेंगे तो कैसे काम होगा? बताया था कि जब पृथ्वी बनी है करोड़ों वर्ष पहले, तो एक पेंजिया था, पेंजिया का गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड के 4 टुकड़े हुए थे, तो ये अफ्रीका और ये इंडो ऑस्ट्रेलिया था। अरे हाँ कि ना बताओ जरा सर, ये साउथ का भाग है कि नहीं है? ये वाला भाग अफ्रीका है और ये वाला भाग इंडो ऑस्ट्रेलिया होता है। तो इंडो ऑस्ट्रेलिया है, तो भारत और अफ्रीका का प्लेट तो जुड़ा हुआ था ना, उसके बीच में इंडियन ओशियन बन गया है। दूसरा चीज की ये किधर की ओर गया? तो ये उत्तर दिशा की ओर गया है, ये भी आपका सही हो गया। और भारतीय प्लेट के यूरेशिया प्लेट के टकराने से आपको हिमालय की उत्पत्ति हुई है, ये बताया गया हुआ है। आपको ये बताया गया है कि यूरेशिया प्लेट के भारतीय प्लेट से टकराने से आपको हिमालय की उत्पत्ति हुई है। और क्वेश्चन में क्या कह दिया है कि इंडियन प्लेट ही टकरा गया ऑस्ट्रेलियन प्लेट से। भैया जब ऑस्ट्रेलिया का प्लेट, अभी आपने दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया का प्लेट भारत से जुड़ा हुआ है, तो टकरा कैसे जाएगा? टकरा कैसे जाएगा? तो देखिए यहां पर जरा सा, ये इंडिया का प्लेट ऐसे आप दिखाते हैं और यहां पर आ जाता है आपके सामने में ऑस्ट्रेलिया। ये ऐसे है ना प्लेट, इस प्रकार से प्लेट। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का प्लेट दोनों एक ही होता है और बीच में आपको इंडियन ओशियन आ गया, बीच में आपको इंडियन ओशियन बन चुका है। तो इंडियन ओशियन तो बना है ना, अटलांटिक ओशियन बना है ना। ये सारा कुछ आपको करवाया हुआ है, आपको यहां तक करवाया है क्लास में कि कैसे ये प्लेट आगे की ओर गया है, जाकर यूरेशिया से टकराया है। ऐसा क्या है जो आपने नहीं पढ़ा है? ऐसा हो नहीं सकता कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए और आप बोले कि यार हमने तो पढ़ा नहीं, इतना पढ़ा के भेज रहा हूं, 60% याद रह गया तो एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 60%, 100% की तो मैं बात ही नहीं करता। ठीक, तो ये आपको करवाया हुआ आंसर यहां पर डी हो जाएगा। ये आपके डिटेल्स यहां पर हो जाएंगे, कुछ चीजें आपको दी गई हुई है, यहां पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पर, भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना, इसकी क्रियाशील भूआकृतिक प्रक्रम निम्नलिखित में से किस क्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में नहीं आए हैं? दैट मीन्स की जो भारत की जो फिजियोग्राफी है, उस फिजियोग्राफी के फॉर्मेशन में आपको कौन कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित हुई है, ये आपको बताने की जरूरत है। बताइए। जैसे कि भारत की जो फिजियोग्राफी की हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर आपके सामने में आ जाता है कि हिमालय है, यहां पर आपके सामने में आ जाता है कि प्रायद्वीपीय पठारी भारत है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठारी भारत है। देन आप दिखा देते हैं कि द्वीप है, देन आप दिखाते हैं कि विशाल मैदान है। यही सब है ना, और क्या बताओ जरा सा। तो ये सब कैसे आ गए? हाँ बताइए। बहुत शानदार यहां पर जवाब देते हुए सभी बच्चे, प्रशांत खंडेलवाल, टारगेट, जितने बच्चे, निशा चौधरी, सभी के जवाब यहां मुझे सही दिख रहे हैं। साक्षी, वेरी नाइस बच्चे। कि आंसर यहां पर हो गया ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी निक्षेप, सॉरी ज्वालामुखी निक्षेप। यहां पर कोई भी ज्वालामुखी निक्षेप का नहीं है,
पृथ्वी के अंतर्जनित बल होता है, पृथ्वी का बहिर्जनित बल होता है, प्लेट विवर्तन की क्रिया हो जाएगी, लेकिन ज्वालामुखी के निक्षेप भारत में नहीं देखने को मिलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और ये आप लोगों के लिए बनता हुआ एक स्माइली, देखिए ये काली काली आंखें आपकी कर देता हूं अब की बार, और ये आपके मुस्कुराता हुआ चेहरा। ठीक है, दिस इज फॉर यू ऑल। ठीक, आइए नेक्स्ट। ये आपको वहां पर कुछ डेफिनेशंस दे दिए गए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। आइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया। भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह की भिन्नता के आधार पर विभाजित किया जाता है। भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को विभाजित करते हैं, तो कौन सा इन भौतिक लक्षणों में शामिल नहीं है? मेरे हिसाब से अभी मैंने थोड़ा सा डील कर दिया था, आप लोग आराम से पकड़ लेंगे। अरे नहीं पूछा था, वही तो मैंने बोला था निशा। हाँ हाँ, तो और क्या, अपने देश में तो मोस्टली तो 90% लोग तो काली काली आंखें वाले ही होते हैं ना। ये हरे नीले वाले अपने देश में बहुत कम ही मिलते हैं। ओके, हाँ तुम्हारी आंखें तो गुलाबी ही रहेंगी। 18 का आंसर सी बता रहे हैं प्रशांत, नेहा सी बताती हुई। ओके, एक बार सभी लोग इस इवेंट को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। लाइक शेयर करने में तुम लोग बहुत ज्यादा कंजूसी करने लग गए आजकल, बताओ। मैं जैसे कि यूट्यूब पर आ गया हूं, अब एप्लीकेशन तो बोलता नहीं हूँ, लेकिन यूट्यूब पर तो बहुत सारी चीजें होती है ना, यू हैव टू मैनेज। यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि आईएएस बाय एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए समग्र बैच का मिल रहा है डेमो। आप देखिए कि डेमो में जो हमारी जो पूरी टीम है वो आपको अपने अपने सब्जेक्ट के डेमो यहां प्रोवाइड करेंगी। आप देखेंगे पॉलिटी के डेमो को लेकर कल सुबह 9 बजे, ध्यान दीजिएगा, कल सुबह ही 9 बजे आपके सामने में सर आ जाएंगे और पॉलिटी का डेमो आपको कल मिल जाएगा, कल ही 12 बजे को। 2 डेमो आपको सुबह के टाइम मिल जाएगा, पॉलिटी और ज्योग्राफी। 2 डेमो आपको शाम को मिल जाएगा, जुबेर भाई की और अमरिंदर सर की। तो सुबह 9 बजे, 10:30 बजे और शाम को 6 बजे और 7 बजे ये आपको डेमो अवेलेबल हो गए समग्र बैच के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आइए अपने क्वेश्चंस पर। आंसर का नीली आंखें नागिन की होती है, अच्छा फिलहाल तुम नागिन से यहां आओ। एनसीईआरटी वाली क्लासेस कल से शुरू हो जाएंगी और मेरी क्लास 1 वीक के लिए अभी ऑफ रहेगी। 1 वीक के बाद फिर मैं आपको अपने समय पर 10 बजे आ जाऊंगा। यहां पर देखिए हिमालय और अन्य प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं बिल्कुल हुई है, प्रायद्वीपीय खंड का निर्माण हुआ है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, लेकिन ये विंध्यन पर्वतमाला जो है ये आपको भौतिक लक्षण नहीं होते, क्योंकि लक्षण अभी आपको मैंने दिखाया यहां पर, ये रहे आपके सामने में हिमालय, प्रायद्वीपीय पठारी भारत, द्वीप कर लेंगे, द्वीप के साथ हम लोग तटीय क्षेत्र कर देते हैं और विशाल मैदान के साथ हम लोग थार दे देते हैं। लेकिन यहां पर कोई अलग से विंध्यन आया है क्या? अलग से विंध्यन नहीं होगा। तो अलग से विंध्यन कोई भौतिक लक्षण थोड़ी ना है। विंध्यन तो किसका भाग है? प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। विंध्यन पर्वत जो है वो तो प्रायद्वीपीय पठारी भारत का भाग है, तो उसको अलग से थोड़ी ले सकते हैं। तो इसलिए आंसर यहां पर जो हो जाएगा, आंसर यहां पर आपका हो जाएगा विंध्यन पर्वतमाला। विंध्यन पर्वतमाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझना था ना। ये अब ये देखिए यूपीएससी वाले जब क्वेश्चन बनते हैं तो ऐसे ही बनेंगे ना बच्चे। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था ना। ठीक है, तो यहां पर आपको इन चीजों को समझना होगा और समझना सबसे ज्यादा जरूरी कि डिमांड क्या है। इंस्पाइट ऑफ दिस की वी आर रेगुलरली रिपीटली बताए जा रहे हैं, पूछा है ये और हम लगे पड़े हैं ये सुन लो वो सुन लो। नहीं सुनना ना, हम लोग सुनने के मूड में नहीं है। जो पूछा जाएगा टू द पॉइंट, ये चाहिए ये ले लो, ये चाहिए ये ले लो, काम खत्म। नेक्स्ट, आप बताइए, एक बार बताओ कि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? ये सारे क्वेश्चन आपको बनाने में मजा आ रहा होगा। नया नया क्वेश्चन आपके सामने में देखने को मिल रहा है। रिपीट क्वेश्चन एक भी नहीं होगा आज आपके सामने में, सारे क्वेश्चन नए होंगे। 1000 से ज्यादा क्वेश्चन मैं टाइप करवा चुका हूं। डिफरेंट बुक्स से मैंने कलेक्शन निकाले हैं जो आपको एक इजी, मॉडरेट, टफ लेवल, एनसीईआरटी सारा कुछ जोड़ जाड़ करके एक सीरीज बनवा रहा हूं। अगर सोचिए कि आप उन क्वेश्चंस को, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन के पक्ष में रहता नहीं हूं, अच्छा बनिए, बढ़िया बनिए,
ऐसा बनिए कि आप जहां खड़े हो जाए लाइन वहीं से शुरू होनी चाहिए। ठीक, तो बताइए जरा सा यहां पर कौन से सही नहीं है। अब की बार कोई ये गलती नहीं करेगा, बता देता हूं, फिर मुझसे कोई नहीं बोलेगा कि सर मैंने पढ़ा नहीं था क्वेश्चन। सही नहीं है पूछ रहा है। सुभाषिनी ने जवाब दिया है ओनली 3, अभिषेक प्रजापति ओनली 3, ये शुरुआती दौर के बच्चे हैं। त्रिशा भारती डी, अभी सुभाषिनी, स्काईराज, अथर डी, साक्षी डी, ओके वेरी नाइस, निशा शर्मा डी, सुस्मिता डी, सिमरन डी, पूजा को, मतलब सब लोग डी पे जाना शुरू हो गए हैं। ओके ग्रेट, आइए देखते हैं। भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। क्यों प्राचीनतम भाग है? क्योंकि वो जो भाग है वो पेंजिया का भाग है। ध्यान आ गया, पेंजिया का भाग है, तो पेंजिया वाली चट्टानें तो प्राचीनतम होगी होगी, तो ये आपका बिल्कुल सही है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान नवीनतम स्थलाकृतियां है, बिल्कुल सही है। उत्तरी मैदान का निर्माण लावा के निक्षेपण से थोड़ी ना हुआ है, ये हुआ है आपको जलोढ़ के निक्षेपण से। तो आंसर आपका हो जाएगा केवल 3। अब उत्तरी मैदान जो बना है ये आपको प्लिस्टोसीन में बना है, प्लिस्टोसीन अवधि में बना हुआ है। विश्व में सबसे नवीन संरचना कभी आपसे पूछी जाए, ध्यान रखिएगा, विश्व की नवीनतम संरचना में सम्मिलित होती है उत्तर का विशाल मैदान जो प्लिस्टोसीन युग में बना हुआ। अगर विश्व के नवीनतम चट्टान पूछे जाएंगे तो वो शिवालिक चट्टानें हो जाती है जो 3 करोड़ वर्ष पुरानी है बस, जो कि प्लायोसीन युग में बनी हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये इसके डिटेल्स होंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। एग्जामपुर गुरुकुल आपको यहां पर बहुत जल्द अवेलेबल होने वाले हैं। क्या है ये एग्जामपुर गुरुकुल, इन सब की जानकारी बहुत जल्द आपको मिलने वाली है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल ISPCS बाय एग्जामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। इनको दक्षिण से उत्तर की ओर लेकर चलना है। दैट मींस कि पहले आप दक्षिण दिखाएंगे साउथ और फिर दिखाएंगे नॉर्थ। तो चलिए दक्षिण से उत्तर इनका क्रम लगाइए 23 जरा सा, दक्षिण से उत्तर इनका क्रम लगाइए, बताइए जरा सा क्या जवाब हो जाएगा। ठीक, ये इन सारे चीजों की जानकारी मिलेगी अभिषेक, बट थोड़ा सा समय लगेगा गुरुकुल वाले के बारे में, क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट टोटली अवेयर द होल थिंग्स अबाउट द गुरुकुल। सो जब उन चीजों की जानकारी मुझे भी होगी तभी बताऊंगा, बट इट इज कमिंग सून टू यू ऑल। ठीक, आज की क्लास 2 घंटे की दी गई हुई है। 2 घंटे के क्लास को आज हम लोग लेकर चलेंगे और कोशिश मेरी होगी कि 40 से 50 क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ पर कवर कर सके। बढ़िया क्वेश्चन है। अब यही अगर यहाँ पर क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी फिजिकल से होता तो थोड़ा सा और टाइम लगता है, क्योंकि ये सब चीजें मैं आप लोग को रटवा दिया, मतलब पूरा आपके दिमाग में फिट है। मैं ये मान के चलता हूं कि इन सब क्वेश्चन में आपको मिस्टेक नहीं होगा। 1-2 में हुआ है, आपकी हड़बड़ाहट से हुआ, वो गलती थी आपकी। आपने ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ा नहीं है, आपने सब पढ़ा हुआ है, लेकिन वो मिस्टेक हुआ है 1-2 आपकी हड़बड़ाहट से। आइए तो क्रम देखते हैं इसका। बेटा पहले ही बताया हूं कि दक्षिण से उत्तर चलना है रे, दक्षिण से उत्तर चलना है, उत्तर से दक्षिण नहीं चलना है। तो जब भी दक्षिण से उत्तर चलना है तो सबसे पहले कौन हो जाएगा आपके, सबसे पहले में आपके सामने में आएगा पीर पंजाल। अरे एक बात यार, मतलब आप लोगों ने भी ना, देखो ये आपके सामने में आया। अब देखिए ये वाला भाग जो हो जाता है ये आपके सामने में ग्रेटर हिमालय है, ये वाला ग्रेटर हिमालय है। ये वाला आप देख रहे हैं तो ये आपके सामने में काराकोरम है, ये वाला लद्दाख आपके सामने में है, ये आपके सामने में जस्कर हो जाता है। अब जब ये ग्रेटर हो गया तो यहीं पर आपके सामने में पीर पंजाल आएगा, फिर जम्मू आएगा। तो ये क्रम देखिए अब जरा सा, ये वाला आपके सामने में काराकोरम हो गया, ये वाला आपके सामने में लद्दाख हो गया, लद्दाख हो गया, ये वाला आपके सामने में जस्कर हो गया, जस्कर के बाद ये ग्रेट हिमालय हो गया, ग्रेटर हिमालय हो गया, ये वाला आपका पीर पंजाल हो जाएगा। ध्यान जानकारी आपकी होगी, मैंने सब लिखवाया हुआ है कि पीर पंजाल जो है ये लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ कौन है, तो लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ लेसर हिमालय है। अरे हाँ कि ना बताओ, लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ लेसर हिमालय होता है पीर पंजाल, और ये आपके सामने में आ गया जम्मू।
तो जब आप साउथ से नॉर्थ की ओर चलेंगे तो सबसे पहले, अब आइए देखते हैं जरा सा कौन होगा। सबसे पहले होगा पीर पंजाल, फिर ग्रेटर, फिर जस्कर, फिर लद्दाख, फिर आपको काराकोरम। तो आंसर अब आप लगाइए। ये क्वेश्चन कैसे गलत कर दिया, ये होगा ना पीर पंजाल, फिर आपके सामने में जस्कर, फिर लद्दाख और फिर काराकोरम। तो आंसर है 3241, सी इज द राइट वन। नीचे से उत्तर मैंने दिखाया है, एरो क्यों नहीं पकड़े? और सब के सब 1 2 3 4 पता नहीं क्या क्या बनाया जा रहा था, 1 4 2 3 ऐसा करके कुछ बनाए जा रहे थे। तो ये गलती आपसे क्यों हुआ? ये आपकी गलती नहीं है, ये हड़बड़ाहट की गलती है। ये आप है बेस्ट, लेकिन इसी चीज पर तो कंट्रोल करना है आपको, इसी चीज पर तो कंट्रोल करने की जरूरत। और ये जो कंट्रोल कर लेगा उसका सिलेक्शन 100% डन है, मैं बोल दे रहा हूं। इसी चीज पर कंट्रोल करना है। लोग 100 क्वेश्चन बनाते हैं तो 100 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन मिस्टेक करते हैं, मैं आपको बता देता हूं। 15 से 20 क्वेश्चन मिस्टेक होता है आपका, और ये आपका चेहरा को ऐसा बना देता है, ये आपको ऐसा चेहरा बनाता है। तो इसी चीज के लिए ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस सेट्स, ये अच्छे क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ये सब मैं क्यों करवा रहा हूं? पढ़ा तो दिया हो ना, अब आपकी यही चीज सही करवानी है। अब आपकी यही चीज सही करवानी है कि ये जो ऐसा चेहरा है, ये चेहरा आपका कैसा हो जाए, ऐसा हो जाए। तो यहां से यहां तक के सफर में बस आपके सामने गलतियां क्या है, मिस्टेक। अरे हाँ कि ना, बताओ। आइए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो नहीं सकता जो आपके सामने आ जाए, अगर आपने मेरी क्लास किया है तो बाहर चला जाए। इतिहास नहीं, आज तक 12 साल हो गए पढ़ाते हुए मुझे, क्योंकि इतना लेवल ही पढ़ा के जाता हूं कि बाहर जाने की संभावनाएं ही निरस्त कर देता हूं। ठीक, आइए नेक्स्ट। हिमालय पर्वत श्रृंखला में मुख्य रूप से कौन कौन सी श्रेणियां पाई जाती है? अब ये ध्यान रखिएगा, हिमालय पर्वत श्रेणी वाला। ठीक, बताइए। अगर ऐसा भी दिन रहा है मेरी जिंदगी में कि 2 बार मैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में फेल किया, एक बार तो क्वेश्चन देखने के चक्कर में, दूसरी बार उतनी अच्छी तैयारी नहीं थी तब, लेकिन जब जागा तो ये माना कि यूपीएससी ऐसे नहीं निकलेगा, मेहनत करना होगा। और ऐसा भी दिन हमने जिया है कि 34 दिन मैं 3rd फ्लोर से नीचे नहीं उतरा था। ये मुखर्जी नगर नेहरू विहार की बात, 34 दिन नहीं नीचे उतरा था, क्योंकि एक जुनून था कि ये अगर खत्म करूंगा तो खत्म करके ही उतरूंगा। पूरा फिजिकल ज्योग्राफी खत्म करके ही उतरा था। एक जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए आपके पास। आइए देखते हैं। बृहत हिमालय तो हो ही जाएगा, शिवालिक श्रृंखलाएं हो ही जाएंगी अगर हिमालय पर्वत श्रृंखला की हम लोग बात करते हैं तो। ठीक है, इसके साथ साथ मुख्य रूप से पूछा गया हुआ है, महादेव तो होना नहीं है। पूर्वांचल की पहाड़ी को अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, मगर वो विस्तार से रूप में होता है बेसिकली अगर देखा जाए तो यहां पर आंसर जो है ना थोड़ा सा मिस्टेक की तरह आपके सामने में आ रहा है। देखिए, ये आपके सामने ग्रेटर हिमालय हो जाता है, इसी का भाग लेसर हो जाता है, इसी का शिवालिक हो जाता है। ये आपको पूर्वांचल की पहाड़ी जो है ये हिमालय का ही विस्तार होता है, तो ये हम लोग इसमें ले सकते हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग 1 2 3 को ले सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 को हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि हिमालय का विस्तार हम लोग मानते हैं इसको। मगर पूरी तरह से ये क्वेश्चन सही अगर देखा जाए तो नहीं है, क्योंकि महादेव पहाड़िया जो है ये तो सतपुड़ा का भाग है। महादेव पहाड़ी जो है ये सतपुड़ा का भाग है। अब जब ये सतपुड़ा का भाग है तो ये प्रायद्वीपीय पठारी भारत का भाग है, ये प्रायद्वीप का भाग है, तो ये तो कभी भी होना नहीं है आपको। तो आंसर तब भी यहाँ पर 1 2 3 हम लोग बना सकते हैं, लेकिन इसका भी एग्जैक्ट अगर आपको बोले, ठीक ध्यान रखिएगा, तो पूर्वांचल की पहाड़ी हिमालय का विस्तार होती है। मैं आपको लिख कर भी दे रहा हूं यहाँ पर। पूर्वांचल की पहाड़ी को हम लोग ईस्टर्न हिल्स कहते हैं। पूर्वांचल की पहाड़ी जो हो जाती है ये आपको ईस्टर्न हिल्स हो जाता है, यही। ठीक, तो मुख्य रूप से अगर बोल रहा है ना तो नहीं करेगा, ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं की बात कर रहा है, हिमालय पर्वत की नहीं, हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं की बात कर रहा है, तो इसमें हम लोग विस्तार के रूप में तब भी हम लोग ले सकते हैं।
ठीक है, और ये इसके एक्सप्लेनेशन आ जाएंगे यहां पर। ठीक, नेक्स्ट आइए जरा सा। ये क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ये आप बताना है आपको। 23 बताइए जरा सा। हाँ, महादेव नहीं रहेगा, संध्या जी बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक, सभी एक बार इस इवेंट को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, फिजिकल फिटनेस का होना भी जरूरी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी दिनों के बाद थोड़ा मैं भी आजकल थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह कर लेता हूँ कि फिटनेस होना जरूरी है। और यू कांट इमेजिन, मतलब कई सारे बच्चे को लगता है कि ना, कई सारे लोग से मैं मिलता हूँ तो उनको लगता है कि मैं अभी भी क्या यूपीएससी दे रहा हूँ या बीपीएससी दे रहा हूँ क्या। बट ऐसा नहीं है, मेरी उम्र उतनी नहीं कम है कि मैं अब बीपीएससी दूंगा और मैं यूपीएससी दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यूपीएससी तो मैंने एग्जाम ही छोड़ दिया, 2011 की बात है। कई बार किसी को बोलता हूँ कि मुझे 17 साल ये ऐसे, तो लोग लगता है कि अरे सर इतनी उम्र आपकी कहाँ है। तो ये फिटनेस से होता है, आपको करना पड़ता है। फिट रहिए, हिट रहिए। जीवन में क्या रखा है, किसके लिए जीते हैं आप? खुद के लिए जीना सीखिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आइए देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला का कौन सा कथन असत्य है? वर्तमान समय में बहिर्जनित और अंतर्जनित बलों की क्रियाएं संचालित है। इनमें गॉर्ज भी आकार की घाटियां, छिपड़िकाएं व जलप्रपात इसकी युवावस्था के घोतक है। इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप हुई है। और भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह तरुण है, दुर्बल है, लचीली है। सही है। ठीक, वीर, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ठीक, अगेन सी आंसर आता हुआ, बिल्कुल सही। सही ने सही जवाब दिया है। ज्वालामुखी क्रिया भारत में हुई ही नहीं। अब मुझे बताओ कि जैसे नालंदा बैच वाले में अभी मैंने तुरंत अभी क्लियर किया था कि हिमालय में ज्वालामुखी क्यों नहीं पाया जाता। अथर बताओ जरा भाई, हिमालय में ज्वालामुखी क्यों नहीं पाया जाता है? ये आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि ये प्लेट जो है, ये दोनों ही कॉन्टिनेंटल प्लेट है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द इंडियन ओशियन इज रिलेटेड विद द इंडियन प्लेट, सो समहाउ दिस वन इज द लिटिल मोर डेंसर देन द यूरेशियन प्लेट। ठीक है, तो इस कारण से यहां पर मैग्मा फॉर्म ही नहीं किया है। जब ज्यादा गहराई में जाएगा तब तो तापमान बढ़ेगा और मैग्मा फॉर्म करेगा, तो मैग्मा बना नहीं, तो हिमालय में ज्वालामुखी कैसे करवा दो? बताओ जरा सा। अरे हाँ कि ना? ठीक, प्लेट कम गहराई, वेरी नाइस, आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू अथर। तो ये चीजें हैं। ठीक है, और आगाज सर्वोदय वाले में अभी इंडियन ज्योग्राफी बाद में चलेगा, अभी नहीं चल रहा है, अभी इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं। दोनों प्लेट महाद्वीप ही है, वेरी नाइट, अभिषेक प्रजापति, बहुत बढ़िया। ठीक है, विजय राव, बहुत सही। आइए नेक्स्ट, तो ये पॉइंट आपको यहां पर दिया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अच्छा, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया कि वी आकार की घाटी, छिपरिकाएं, रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स, ये सब भारत में, ये आप अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय जो है वो आपको युवावस्था में है, यंग है। इट जस्ट बिकॉज कि वहां पर आपको मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स देखने को मिलते हैं, हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, नदियां गहराई में कटाव कर रही है। तो ये सब जो स्ट्रक्चर, जो दृष्टिगोचर होते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि हिमालय अभी भी तरुण अवस्था में ही पाया जा रहा है। लेस डेप्थ ऑफ सबडक्शन ऑफ प्लेट, वेरी नाइस सुभाषिनी, बहुत बढ़िया। सुस्मिता, बहुत बढ़िया। भारतीय प्लेट भारी है लेकिन ज्यादा नीचे नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत जानकारी, बहुत शानदार सुस्मिता जी ने लिखा है। संध्या अच्छा, हमें तो मजा लेगा इसका, अनिशा का। हाँ, सही अवस्था का प्रमाण है। ठीक, त्रिशा, बहुत सही बच्चे। अंकिता, ये धमाका वाला भाई जो अपना है, अपना भी नाम लगा सकते हो भैया तो। ठीक, देखिए आइए देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम में सिंध से लेकर, अरे ये कहां गया, पश्चिम में सिंध से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक है। सही है।
सत्य ही तो पूछ रहा है ना। हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम में अधिक है और पूरब में कम है, ये भी सही है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे उत्तरी भाग को हम लोग हिमाचल कहते हैं, ये पूछा गया होगा। सी जवाब दिया है वो। एक बात बताओ, इसका आंसर सी होगा। सुष्मिता जी ऐसे कैसे हो सकता है? पूजा पूजा डांगी जी, चौहान जी, ध्रुव कुमार सही जा रहे हो तो। प्रजापति जो बच्चा है वो भी लिख रहा है डी। देखिए अब या तो इसकी आपकी जानकारी नहीं है, मैं आपको अब इसको दिखाता हूं। देखिए क्योंकि आप जब आए हो तो मैं तो आपको उसी लेवल का सेट करके भेजूंगा ना। ठीक, अब देखिए जरा सा, ये आपके सामने में आ गया है हिमालय। तो हिमालय किन दो नदियों के मध्य में, ये आपका मानसरोवर लेक हो गया, और ये हम लोग बना देते हैं कि यहां से एक नदी निकली, ये है इंडस रिवर, और इधर से एक नदी निकली, ये आपके सामने में आ गई ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये तो सही है, बिल्कुल सही। अब एक दूसरा क्वेश्चन आपके सामने पूछ रहा है कि इसकी चौड़ाई पश्चिम में अधिक और पूरब में कम है। तो आपको बताया हुआ है मैंने कि जो भारतीय प्लेट जो है, भारतीय प्लेट जो है, जब ये यहां पर था, इस भाग से अलग हुआ है यहां से, और ऐसे जाकर के उत्तर की ओर ये जाकर किससे टकराया है? तो टकराया है ये आपको यूरेशिया के प्लेट से। ये किस प्लेट से टकरा गया? तो यूरेशिया के प्लेट से टकरा गया। तो जब यूरेशिया के प्लेट से भारतीय प्लेट जब टकराया है, तो इन दोनों के टकराने में के मध्य में क्या बना है? तो तैथी सी बना है। इन दोनों के मध्य में आपने तैथी सी दिखा दिया यहां पर, देखिए तैथी सी। और जो सबसे पहला भाग जो भारतीय प्लेट का टकराया, वो वेस्ट पार्ट पहले टकराया, वेस्ट पार्ट पहले टकराया। अब जब ये पहले टकराया है तो इसकी गति मंद थी, लेकिन जब ये भाग टकरा गया, ध्यान, जब ये भाग टकरा गया इस प्रकार से, तो ये रुक गया, तो इसकी गति बढ़ जाएगी। ध्यान दीजिए, इसकी गति बढ़ जाएगी। तो यहां पर प्लेटों की गति, टकराने की गति बढ़ गई, प्लेटों की गति बढ़ गई यहां पर। हाँ, ये जो भारतीय प्लेट जो है, इसकी गति, प्लेटों पर प्लेट कीजिए, बेसिकली प्लेट की गति यहां पर क्या हो गई? तो बढ़ गई। ठीक है, अब जब ये बढ़ गई, जब ज्यादा तेजी से टकराएगा ये, तो यहां पर आपको जो अवसाद होंगे वो ऊंचा ऊपर उठ गए, लेकिन चौड़ाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। पश्चिम का किनारा के भाग में चौड़ाई अधिक है, लेकिन पूरब की ओर में जब तेजी से टकराएगा तो अवसाद मोटा नहीं रह पाएगा, अवसाद वहां पर ज्यादा पिचक जाएंगे और ये ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो स्थिति जो बनती है हिमालय की, वो ऐसे बनती है। देखिए हिमालय की स्थिति जो बनती है वो ऐसे बनती है। हिमालय का पश्चिमी भाग चौड़ा है, 400 से 450 किलोमीटर, और इस भाग में 150 से 100 से 150 किलोमीटर हम लोग दिखाते हैं। तो पूर्वी भागों में ऊंचाई अधिक हो गई, पश्चिमी भाग में ऊंचाई कम हो गई, चौड़ाई पूर्वी भाग में कम है, पश्चिमी भाग में अधिक। ये है स्पीड ऑफ प्लेट के कारण, समझिएगा, स्पीड ऑफ प्लेट के कारण। ठीक, इस पर भी कुछ गलतियां हुई हैं आप लोगों को, मैं देख रहा था। तो यहां पर आपने अगर गलती किया तो आप भावनाओं में बह के गलती कर दिए। ये सारा चीज आपको क्लास में बताया हुआ है, एक एक स्थिति, नालंदा बैच तक में मैंने बताया हुआ है, पश्चिम पूरब वाला बीपीएससी तक में बता रखा है। अब क्या चाहिए आपको? लेकिन फिर भी अगर आप गलत करेंगे तो गलती किसकी? अब की बार गलती नेहरू जी की तो नहीं है। नेहरू जी गलती की थी कि इंग्लिश ज्यादा आ गया था उनको, तो इंग्लिश लेकर चले आए, पूरे भारतवर्ष में इंग्लिश करवा दिए। आज उस इंग्लिश के कारण हिंदी वाले जो 90% बच्चे, इंग्लिश वाले कितने बच्चे होते हैं? कम ही होते हैं, ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम वाले होते हैं, और उनका सिलेक्शन होता नहीं है। हाँ, तो आपका यहां पर है। अब हिमालय पर्वत के सबसे उत्तरी भाग को हम लोग हिमाद्री कहते हैं। ये हिमाद्री है, यही आपका बृहद हिमालय होता है। हिमाचल हिमालय तो मध्य हिमालय है ना, ये तो मध्य हिमालय, लघु हिमालय है, तो आपका उत्तरी भाग हिमाद्री होता है। तो आंसर यहां पर आपका ये गलत हो गया, पहला और दूसरा आंसर सही हो गया, बी इज द राइट वन। ठीक, हाँ देखिए निशा ने लिखा भी है कि कल ही बताया। मैं एक एक चीज बता रखा हूं, अगर
कोई बात नहीं, दिया आ तो गए। तो अगर आप गलती कर रहे हैं तो लेकिन यही सुधार लीजिए। गलतियां होंगी, आप कोई भगवान के फरिश्ते तो है नहीं, आपका अवतार नहीं हुआ, आप एक सामान्य मानवीय स्वरूप में जन्म लिए हैं और मानव है, इसलिए आप गलती करेंगे। अगर आप गलती नहीं कर रहे हैं तो या तो आप अवतार ले रखे हैं राहुल की तरह, या फिर आप मतलब अलग ही रोबोट है। अब तो आपको एक प्रोसीजर दिया गया, आप उसी पर चल रहे हैं। तो गलती कर रहे हैं तो आप मानवीय जीवन जी रहे हैं, तो विश्वास रखिए आप बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन हम गलतियों को हमें सुधारना है। हमने क्या बोला कि 15 से 20 क्वेश्चन गलत होते हैं मिस्टेक से। अब इस 15 से 20 को हमें क्या करना है, 2 से 3 क्वेश्चन पर लाने, बस यही करना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 20 के 20 क्वेश्चन जो मिस्टेक होंगे वो सही कर दोगे। अरे 1-2 क्वेश्चन तो बाद में भी हमारे भी तब भी गलत हो जाते थे जब एक बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी थी। 1-2 मिस्टेक होंगे, 20 मिस्टेक नहीं होंगे, 1-2 होंगे, ठीक। आइए नेक्स्ट, अब बताइए इसका जवाब। अब बताइए इसका जवाब। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? अब की बार फिर पूछा गया क्या है, तो सही है। गलत मत कीजिएगा, पहले ही बता देता हूं, सही है पूछा गया है। बताइए इसका क्या जवाब हो जाएगा। और 23 एक बार सभी लोग इस इवेंट को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मैं आपको एक बार और बता दूं कि अपना कल से ही ध्यान दीजिएगा सभी लोग, समग्र जो बैच अपना एनसीईआरटी का है, इस एनसीईआरटी की डेमो क्लास स्टार्ट हो रही है कल से। तो अभी 1 वीक के लिए मेरी क्लास अभी ऑफ रहेंगी और मैं तो चाहूंगा कि संजय सर भी आ जाए और आप लोग को बताएं कि कैसे समग्र बैच एनसीईआरटी आपके लिए एक बेहतरीन हो सकता है। अगर आप हमारे किसी अन्य बैच में भी पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, फिर भी ये कैसे आपके लिए बेस्ट हो सकता है। सर आपका बहुत गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे भाई एक बार आज संडे है, संडे को कम से कम आप लोग बाकी बच्चों को भी तो जोड़ने की कोशिश करिए। सर ने संडे को भी आपको टाइम दिया है, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बाकी बच्चों को भी क्लास से जोड़ लीजिए भाई, सभी छुट्टी मना रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि आप लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा अवसर दिया है एग्जाम्पल ने कि जो समग्र बैच थी उसके चार्जेस वेरी गुड, और 10 और बढ़ा दो, 10 और बढ़ा दो बच्चों बस। तो जो समग्र बैच थी जो अभी आपको थोड़ा सा ज्यादा लग रही थी, उसके फी चार्जेस भी थोड़ा ज्यादा थे सर, अभी क्या किया गया कि उसको रिड्यूस कर दिया गया है, वो फीस चार्ज आपकी कम कर दी गई है। अब जो है मात्र आपको 999 उसको देने हैं और घर बैठे आराम से आप उसका लाभ लेके अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो है कि समग्र में जितने भी फैकल्टीज हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही एडवांस है, ठीक है, बहुत ही बेहतर फैकल्टियां हैं, ठीक। आप उनका लाभ लीजिए और उनके द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है देख सकते हैं आप, जो कि देखिए जितनी भी फैकल्टी हैं बच्चों सब टॉप क्लास की फैकल्टी है, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, साइंस की, हिस्ट्री की एंड इकोनॉमी की। तो इसका लाभ लीजिए और नीचे जो गूगल फॉर्म दिया गया है उसको फिल करिए ताकि संस्था आपसे संपर्क कर सके और आपके एडमिशन प्रोसेस को आसान बना सके, ठीक। ये एक बेहतरीन मौका है। और सर आज संडे को भी सर इन लोगों को मैंने बोला कि जैसे नालंदा बैच में, आगाज में, सर्वोदय में इन लोगों ने अभी पढ़ाया, उन्होंने कहा कि भाई क्वेश्चन नहीं बनाएगा, सिर्फ पढ़ने से हो जाएगा। बता दीजिए जरा सा। पढ़ने से तो नहीं होगा, देखो प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। तो प्रैक्टिस अगर आप, क्योंकि लास्टली सिलेक्शन सर कैसा क्वेश्चन बना के ही तो होना है ना, बिना क्वेश्चन के उसी में कभी कर देते हैं, बिना क्वेश्चन के कुछ नहीं होगा बच्चों। अब फिर यही चीज 1 साल बाद इनको समझ में आएगी कि सर गलती हो गया, अभी भी पढ़ाया हुआ चीज सब गलत कर रहे हैं यहाँ पर। भाई देखो द्रोणाचार्य जब अर्जुन को सिखाते थे तो क्या करते थे, क्या कोई किताब पढ़ाते थे? नहीं ना, प्रैक्टिस। जब आप किसी चीज की बार बार प्रैक्टिस करते, जैसे आपके खिलाड़ी होते हैं जो ओलंपिक में जाते हैं या मेडल लाते हैं, ठीक, तो वो बार बार किसी चीज की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और आपका लाइफ भी उसी तरह है, आपकी जो स्टडी होती है उसकी स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा मेजर पोर्शन होता है आपकी प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें तो बार बार आप क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है और टॉपिक वाइज करिए, जो जो आपको करना हो उसको आप टॉपिक वाइज एक बेहतर स्ट्रेटजी बना के करिए और सर भी उसी तरह करा भी रहे हैं। और एक हमने क्लास आपकी स्टार्ट ही किया है आपके एग्जाम को ही फोकस करके, दोपहर में 1 बजे सफलता सीरीज, जिसमें टॉपिक वाइज आपके प्रैक्टिस हो रही है। एवरी सैटरडे आपका एक मॉडल पेपर होता है, ठीक है, और एक मॉडल पेपर आपका सैटरडे को हो चुका है, ठीक है।
चलिए थैंक यू, मैं निकलता हूं और सर आपको आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए सर, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए तो एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। और जैसा कि संजय सर ने भी आपको बताया, पढ़ाई करना है। जैसे क्लासरूम में क्या होता है, मैं पढ़ाता हूं तो मैं पढ़ा रहा हूं, वो हमारा ज्ञान होता है, मेरा पढ़ा हुआ ज्ञान आप प्राप्त कर रहे होते हैं। आपकी बारी तो उस क्लास के बाद शुरू होती है और वो होती है सेल्फ स्टडी। हमेशा ध्यान रखिएगा, सेल्फ स्टडी का कोई तोड़ नहीं है। एक नोट्स कंटेंट अच्छे बना लेने हैं, 4-5 बार रिवाइज कर जाना है, सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट्स को बनाने हैं एंड देन गो फॉर द एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक, तो आइए एक बार फिर से आप सब लोग ISPCS बाय एग्जाम्पुल पर बहुत बहुत स्वागत है। और ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ज्योत प्रजापति जी जवाब दे रहे हैं 20 का। तो देखते हैं क्या जवाब सही हो सकता है। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर क्रम। बेटा ध्यान देना, ज्योत यहां पर फिर से दक्षिण से उत्तर दिया गया हुआ है। भाई दक्षिण से उत्तर दिया गया हुआ है, तो दैट मीन्स कि पहले साउथ वाले रेंज को आपको लेना होगा, फिर मिडिल वाले, फिर नॉर्थ वाले की ओर जाएंगे ना। तो अभी आपको दिखाया था कि महान हिमालय होता है, लघु हिमालय होता है, तब शिवालिक होता है, यही दिखाया गया है ना। तो जब नीचे चलोगे तो पहले शिवालिक होगा, फिर आपको लेसर होगा, फिर आपको ग्रेटर होगा ना। तो आंसर आपका क्या हो गया? बी जवाब हो गया, बी जवाब हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, सभी के जवाब सही जा रहे हैं, बहुत शानदार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताइए। ये सारा क्वेश्चन मैंने आपको कंटेंट करवा चुका हूं, नालंदा वाले में, सार्थक वाले में, आधार वाले में, इन सब में करवा चुका हूं। ठीक है, ध्रुव सही था बच्चे, अथर, बिहार ब्लॉग, आरती, अंकिमा, सुस्मिता, विजय राव, त्रिशा, बबलू पटेल, वीर, अंकित पटेल, ओके, निशा, हाँ सही है ज्योत, तुमने बी ही तो दिया था, मुझे लगा कि ये तो नहीं मार दिया। महान या वृद्ध वाले पर्वत श्रृंखला के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? दिस टाइम क्वेश्चन डिमांड्स द फॉल्स। असत्य कौन सा है बताना है आपको, बताइए तेईस रसा। और सभी एक बार इस इवेंट को एक बार लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो लाइक और शेयर आजकल थोड़े से कम करने लग गए हो। बहुत बढ़िया, सुभाषिनी जी ने एक लिखा है कि तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, क्योंकि तू आदमी है, इंसान है, अवतार नहीं। जो चर्चा अभी मैं कर रहा था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, कोटेशन से नहीं, डायरेक्टली वो दिल से निकली आवाजें होती हैं, जो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जो मेरे छोटे भाई बहन की तरह है, आप सब लोग बेस्ट करें अपने लाइफ में। इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है। नहीं दिया, मैंने देखा नहीं शायद आपका आंसर। प्रियांशी, अंकित, मुकेश, आइए। इस हिमालय की औसत ऊंचाई 4000 मीटर। अगर सबसे पहला देखा जाए तो यही गलत हो गया। ठीक, हिमालय के इस भाग की औसत ऊंचाई की हम लोग जो बात कर रहे हैं यहां पर, तो औसत ऊंचाई इसकी जो दे दी गई हुई है, ये हम लोग दिखाते हैं 6100 मीटर हम लोग बेसिकली दिखाते हैं। नहीं तो इसको आप 6000 से 6500 मीटर तक भी हम लोग लेकर चलते हैं, अलग अलग, अगर पश्चिम से पूर्व की ओर अगर देखेंगे तो। अब पॉइंट यहां पर बताओ कि इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। क्या आपको मैंने अथर आपके नालंदा बैच में ये नहीं करवाया था कि जो ग्रेटर हिमालय है, इसके निचले भाग में ग्रेनाइट की चट्टानें हैं, ऊपर में रूपांतरित है और अवसादी चट्टानें मिलती है। एक एक चीज करवाया हुआ। फिर भी अगर आप मतलब बच्चे गलत करेंगे तो फिर तो अब क्या ही बताया जाए आपको। ठीक, इस श्रृंखला में हिमानियों की संख्या अधिक है, बिल्कुल सही है। इस श्रृंखला की प्रकृति असंयमित होती है, बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ में यह पाया जाता है। ठीक है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा, आंसर यहां पर इसका है ए जवाब हो गया ना। यही तो गलत है ना, ऊंचाई गलत दे दिया है। औसत ऊंचाई 4000 मीटर होगी, 2500 से 4000 मीटर तो लघु हिमालय की होती है। हाँ बताइए जरा सा। तो वो पॉइंट आपको यहाँ पर दिया भी गया हुआ है, ऊंचाई 6000 मीटर की है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताइए जरा सा। मध्य हिमालय श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। इनका निर्माण संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है।
इस श्रृंखला की औसत चौड़ाई जो है वो 150 किलोमीटर है। इसी श्रृंखला में विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियां स्थित है। अब बताना है कि आपको इनमें से असत्य कौन सा है। 23 बताइए। आगाज वाले बैच में आरती जी अभी पहले वर्ल्ड खत्म होगा तभी ना होगा, ठीक है। तो एक बार वर्ल्ड खत्म हो जाएगा बच्चे, तब हम लोग फिर उसमें इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। अब जैसे सार्थक वाले में मैंने इंडिया पढ़ाया था, वर्ल्ड नहीं पढ़ाया था। आज तक उस बैच के बच्चे ढूंढते रहते हैं कि सर वर्ल्ड करवा दो, वर्ल्ड करवा दो। ठीक, बताइए 23 से। ठीक, यहां पर आंसर जो आपका हो जाएगा, ये क्या जवाब हो जाएगा, इसको आपको बताने की जरूरत है। 23 बताइए। देखिए, इस श्रृंखला की जो औसत चौड़ाई जो हो जाती है वो आपको अगर दिखाएंगे तो मध्य हिमालय की औसत चौड़ाई थोड़ा सा इस भाग में हम लोग कम दिखाते हैं। औसत चौड़ाई 150 किलोमीटर दिखा दी गई हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो बाकी तो कांगड़ा कुल्लू ये सब सही है, संपीड़ित पर्वतीय सही है। 2 गलत हो जाएगा। तो असत्य पूछ रहा है तो केवल 2 आंसर इसका हो जाएगा। असत्य पूछ रहा है तो केवल 2 आंसर हो जाएगा, क्योंकि संपीड़ित और परिवर्तित शैलें तो इसमें पाई जाती है, मगर इस श्रृंखला की औसत चौड़ाई 150 किलोमीटर नहीं रहेगी। और इस श्रृंखला में विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा कुल्लू घाटियां ये सब पाई जाती है। तो असत्य में केवल 2 हो जाएगा। बी इज द राइट वन। ठीक है, बी इज द राइट वन, बिल्कुल सही जा रहे हैं सभी। और ये आप ध्यान भी रखिएगा, यहाँ पर आपको पॉइंट दिए गए हुए हैं। ठीक है, इसका विस्तार वगैरह भी सब कुछ डलवा ही दिया था। आते हैं जरा नेक्स्ट। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। अब की बार आपके सामने पूछा है असत्य कौन सा है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को हिमाद्री कहते हैं। समझ के ध्यान रखिएगा, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को हिमाद्री कहते हैं। शिवालिक श्रृंखला की औसत ऊंचाई 1000 से 1200 मीटर के बीच होती है। और शिवालिक श्रृंखला में घाटियां बजरी तथा जलोढ़ अवसाद से बनी है। शिवालिक में दून घाटियां स्थित होती है। तो बताइए जरा सा क्या असत्य है इसमें। 23 बताएंगे जरा सा। 23 बताएंगे जरा सा क्या इसका जवाब हो जाएगा। ठीक, नजमा जी ने लिखा है सर आप आगाज में वर्ल्ड अलग तरीके से करा रहे हैं और सार्थक में अलग तरीके से उनका कराया गया था। तो बेटा सबके पढ़ाने के तरीके अलग होते हैं, कंटेंट अलग होते हैं ना। मेरे कंटेंट अलग होंगे, उनके कंटेंट अलग होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, हाँ, मेरी क्लास अगले 1 वीक तक यूट्यूब पर ऑफ रहेगी, क्योंकि एनसीईआरटी क्लास आप लोगों को प्रोवाइड की गई हुई है। हाँ, तो यहां पर देखिए क्या इसका जवाब हो जाएगा। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला दी गई हुई है हिमाद्री, जो कि गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हिमाद्री जो है ये ग्रेटर हिमालय है। तो ग्रेटर हिमालय जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं हिमाद्री। ग्रेटर हिमालय के बाद आपका सेशन आता है, ये आपके सामने में आता है लेसर हिमालय, लघु हिमालय। लघु हिमालय जिसको हम लोग कहते हैं हिमाचल। और हिमाचल के बाद जो आपके सामने में आता है, ये आपके सामने में आता है शिवालिक। ये आपके सामने में आया है शिवालिक। और शिवालिक को ही हम लोग दक्षिणी हिमालय कहते हैं। शिवालिक को ही हम लोग बाहरी हिमालय कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए बाहरी हिमालय, बाहरी श्रृंखला हिमाद्री नहीं होगी, यहाँ पर शिवालिक होना चाहिए। तो ये आपका गलत हो गया। अब है शिवालिक श्रृंखला की औसत ऊंचाई 1000-1200 मीटर हम लोग कर सकते हैं। ये 900 से 1500 भी देखने को मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। शिवालिक श्रृंखला में स्थित घाटियां बजरी तथा जलोढ़ अवसादों से निर्मित होती है। तो आपको बताया गया हुआ है कि यहाँ पर दून बनते हैं। दून घाटियां जो होती है यही बजरी अवसादों से सब मिलकर बन रही होती है। यहाँ पर बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े आकर बन रहे होते हैं। तो ये दून घाटियां मिलती है। यहाँ पर द्वार पाए जाते हैं। अगर हम लोग मध्य हिमालय की बात करेंगे तो सॉरी, अगर हम लोग शिवालिक की बात करते हैं तो दून और द्वार पाए जाते हैं यहाँ पर। ओके, क्लियर पॉइंट। ये आपको लिखवाया हुआ है बाहरी श्रृंखला। हिमालय की बाहरी श्रृंखला शिवालिक होती है, नॉर्दर्न हिमालय नहीं। ग्रेटर हिमालय ही उत्तरी हिमालय होता है। लेकिन आपको मैंने बाहरी हिमालय अलग से लिखवाया है। ध्यान रखना निशा, आपके नालंदा बैच में भी लिखवा रखा है। शिवालिक जो है
वो आपको बाहरी हिमालय होता है, वही आपको दक्षिणी हिमालय होता है, ग्रेटर हिमालय आपको उत्तरी हिमालय होता है, हिमाद्री होता है वो। ठीक, ओके, आइए नेक्स्ट। कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में कश्मीर घाटी स्थित है? अब देखिए, आपको एक तो ये पता चल जाएगा, एक मैं बता देता हूं कि क्या होता है करेवा। कश्मीर की घाटी करेवा का उदाहरण है, कश्मीर की घाटी समभिन्नति का उदाहरण है। अरे हाँ कि ना, ये सब करवाया है कि नहीं करवाया? ठीक, क्लियर पॉइंट। बताइए जाते ही से। और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, ये आप लोगों से गुजारिश है कि इसको जरूर कर जाइएगा, और जो बच्चे नहीं किए हैं उनको सेंड कर दीजिएगा लिंक वगैरह जो भी जैसा है। सार्थक में मेरी क्लास अभी नहीं चलेगी ना, सार्थक वाले में तो कोर्स कंप्लीट ही था हमारा अभिषेक, उसमें वर्ल्ड वाले टॉपिक तो सर को दिया गया, डिजास्टर मैनेजमेंट भी अलग सर उसमें ले रहे हैं ना, तो मेरी उसमें क्लास लगनी नहीं है। ठीक है, वो सारे टीचर अलग अलग है ना उस बैच में। अब आगाज वाले में पूरा मुझे ही दिया गया हुआ, तो उसमें वर्ल्ड और इंडिया पूरा मैं करवाऊंगा। आइए, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो आपकी जानकारी में होगा कि कश्मीर की घाटी समभिन्नति का उदाहरण है। कश्मीर की घाटी, कश्मीर की घाटी आप दिखाएंगे कि करेवा का उदाहरण है, कश्मीर की घाटी समभिन्नति का उदाहरण है। ग्रेटर हिमालय पीर पंजाल, वेरी नाइस सुभाषनी, बहुत शानदार। बृहद हिमालय तथा पीर पंजाल, बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए होता क्या है कि इधर की तरफ हम लोग दिखाते हैं क्या कि ये ग्रेटर हिमालय, ठीक है, ये आपने ग्रेटर हिमालय दिखाया, और इस भाग में हमने दिखाया कि लेसर हिमालय। अब देखिए ग्रेटर हिमालय जो होते हैं ये स्नो कवर्ड होते हैं, यहाँ पर हिमानियां पाई जाती है। तब जब ये हिमानी पिघलेंगे तो हिमानी पिघल कर यहाँ पर क्या होगा, जम गया, तो पहले यहाँ पर क्या बनेगा, एक झील बनेगा। पहले इन सब भागों में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर एक झील का निर्माण हो रहा है। देखिए पहले एक झील बन गया हिमानियों के पिघलने से, अब इस झील में इन्हीं हिमानियों के द्वारा लाए हुए अवसाद क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर जमा हो जाएंगे। अब यही अवसाद यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, और इन अवसादों के जमा होने से ये झील जो है ये भर जाएगा। तो झील में झीलीय निक्षेप हो गया। अब झील में क्या हो गया, तो झीलीय निक्षेप हो गया, सरोवरीय निक्षेप हो गया। इन्हीं ग्लेशियर के द्वारा लाए हुए ग्रेवल का जमाव हो जाएगा, मड का जमाव हो जाएगा, और यह भाग भर जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं लैकेस्ट्राइन डिपोजिट्स, इसी को हम लोग कहते हैं लैकेस्ट्राइन डिपोजिट्स, और यही बनता है आपको करेवा। तो करेवा कुछ और नहीं है, सरोवरीय निक्षेप है, ध्यान रखिएगा। ये सरोवरीय निक्षेप है जो कि हिमानियों के द्वारा लाए हुए अवसादों के निक्षेपण से बनता है। कल ही करवाया था इसको मैंने, ठीक है, नालंदा वाले बैच में। और दूसरा चीज कि ये जो करेवा होती है मृदा होती है, मिट्टी है, मिट्टी सॉइल है, ये आपको बहुत ही फर्टाइल लैंड होता है। और यहाँ पर हम लोग किसकी खेती करते हैं, सैफ्रॉन की खेती होती है, जिसका कि लोकल नाम आपको क्या दिया गया हुआ है, लोकल नाम दिया गया है जैफ्रॉन, लोकल नाम जैफ्रॉन होता है। समभिन्नति वगैरह सब आपको कल ही मैंने नालंदा वाले में करवाया, और आगे आपके आगाज और सर्वोदय वाले में भी चलेगा जब आपका इंडिया शुरू होगा। तो यहाँ पर बृहद हिमालय तथा पीर पंजाल आंसर हो जाएगा। ये आपका लघु हिमालय में पीर पंजाल हो गया, और ये वाला आपका ग्रेटर हो गया। ठीक, सो सही है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने में आया, बताइए कि ये भी हम लोग किए थे, ये तो मैं कई बार यूट्यूब पर भी पढ़ा चुका हूं, काफी सारे पोर्शंस हमारे यूट्यूब पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, केसर ही जैफ्रॉन होता है ना, जैफ्रॉन और लोकल नाम होता है केसर का, ध्यान रखिएगा। सैफ्रॉन केसर हो जाता है, तो जैफ्रॉन उसी का लोकल नाम हो जाता है। अंकिमा यादव जी,
मेरे कुछ क्लासेस है अवेलेबल, तो वो पुराने हो गए तो आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि मेरे उस प्लेलिस्ट में होंगे नहीं। बट अगर आप बीपीएससी एग्जामपुर पर जाएंगे तो बीपीएससी एग्जामपुर पर मेरे प्लेलिस्ट बने हुए होंगे, वहां पर भी आप देख सकते हैं। ये सब कई सारी चीजें मैंने वहां बता रखा है ना, ठीक है। नहीं तो आपको मैं तो सजेस्ट कर सकता हूं कि आप समग्र बैच को जरूर ज्वाइन करें एनसीईआरटी के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में इन सब चीजों के बेसिक्स आपको अच्छे से कवर हो जाएंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर पंजाब हिमालय की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो सिंधु और सतलज नदी के मध्य में पंजाब हिमालय आ जाता है। कुमाई हिमालय की बात करें तो सतलज और काली नदी के मध्य में आ जाता है। अच्छा, तो सीधा सीधा बना दिया लगता है। नेपाल हिमालय जो है काली और तीस्ता नदी के मध्य में आ जाता है, और असम हिमालय जो है तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य में आ जाता है। दिहांग बोले तो इसी को हम लोग कहते हैं ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को ही हम लोग दिहांग नदी कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग चर्चा करें तो ये आपके सामने 560 किलोमीटर हो जाएगा, ये 320 हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा, और ये 720 किलोमीटर हो जाता है। तो ये इसका लेंथ भी आपके सामने में होता है। जाफरान और केसर दोनों में से कोई एक ही आएगा ना बच्चे, जाफरान ही तो केसर है ना। अब ऐसा थोड़ी ना हो कि बृहत हिमालय अलग देगा और ग्रेटर हिमालय अलग देगा और मेन हिमालय अलग देगा, सेंट्रल हिमालय अलग देगा, हिमाद्री अलग देगा। सब एक ही है, सब मोह माया है, ठीक है। अच्छा, मंत्रा से जुड़े हुए हैं तो फिर क्या जरूरत है अंकिमा यादव जी? मुझे तो विश्वास है कि आप ये सब पढ़ चुके होंगे फिर मंत्रा बैच में ना। मंत्रा बैच अगर आपने लिया तो ये सब पढ़ भी लिए होंगे, आपको आपके बिल्कुल जवाब सही आने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए जरा सा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक से समझ के जवाब दीजिएगा कि हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में ऊंचाई के साथ किन किन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। देखिए, जब आप ऊंचाई के साथ ऊपर की ओर जाते हैं तो वनस्पतियां जो होती है वो बदलती है। तो कैसे बदलती है आप देखिए, यहां पर हम लोग दिखा देंगे ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, और इस भाग में वेस्टर्न कर लीजिए। तो ऊंचाई के साथ जब आप जाते हैं तो क्या स्थिति होती है? सबसे बड़ा नेपाल हिमालय होता है। अभिषेक प्रजापति जी, वेरी नाइस। ठीक है, आराध्य यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और पूरे क्वेश्चंस को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दो चार क्वेश्चन बना लीजिए अच्छा लग रहा है। तो मैं तो कहूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं इसके पीडीएफ भी लेकर देख जरूर लीजिएगा, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अथर, वैशाली, नजमा, अविक्षा, ओके, वेरी नाइस नेम अविक्षा। ठीक है, सिमरन, सूर्यवंशी, संतोष, जीत, संध्या, दुर्गा, दुर्गा कुमारी जी भी आज जुड़ी है। अच्छा, ओके। सुस्मिता जी ये जवाब देते हैं, आइए देख लेते क्या जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। तेज हवा से वनस्पतियों का क्या लेना देना है, बताओ जरा सा। ऊंचाई के साथ जब आप ऊपर की ओर जाते हैं, ऑब्वियस सी बात, एक जानकारी आपके सामने में होती है कि जैसे जैसे ऊंचाई के साथ आप ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, तापमान में गिरावट होती है। बिल्कुल सही है। वर्षा में बदलाव होता है, निचले भाग ऊपरी भाग की तुलना में अगर हम वर्षा की बात करें तो इन भागों में पैटर्न में चेंजेस देखने को मिलेंगे, कहां वर्षा अधिक होती है। मिट्टी का अनुपजाऊ होना, जैसे जैसे आप ऊंचाई के साथ ऊपर की ओर चलते जाएंगे मिट्टी फिर अनुपजाऊ होते हुए चले जाएंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर, जैसे कि आप ईस्टर्न हिमालय की हम लोग बात अगर करते हैं तो ईस्टर्न हिमालय में आपको सदाबहार वन मिल जाते हैं, सदाबहार वन, जबकि वेस्टर्न हिमालय में पर्णपाती से शुरुआत होती है। वेस्टर्न हिमालय में पर्णपाती से शुरुआत होती है, इसमें सदाबहार वनों से शुरुआत होती है, पर्णपाती ऊपर चला जाएगा, ठीक। इसके बाद ऊपर चले जाएंगे तो समशीतोष्ण वन हो जाएंगे, फिर इसके ऊपर अल्पाइन वन हो जाएंगे, फिर टैगा टुंड्रा वन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से इनके क्रम आपको देखने को मिलते हैं कि वनस्पतियां अलग अलग प्रकार की आपको देखने को मिल जाएगी कि हाँ, समशीतोष्ण वनस्पतियां मिलने को मिल जाएगी, अल्पाइन वनस्पतियां आपको देखने को मिल जाएगी, टैगा मिल जाएगा, टुंड्रा मिल जाएगा, ये सारी वनस्पतियां आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक।
अच्छा, अभिक्षा ने लिखा है कि पहली बार किसी टीचर ने मेरा नाम सही लिया। अब तुम्हारा नाम ही वही है तो बेटा तुम्हारा नाम तो वही रहेगा ना, नाम बदल कैसे देंगे। ठीक, और बहुत शानदार नाम है आपका। रेयरेस्ट वी हैव सीन सच नेम ऑन अ यूट्यूब चैनल। हाँ, so regularly you can see from the last 4 years I am teaching on online। तो बहुत बेहतरीन नाम सब भी आते हैं कई सारे आप लोगों के, तो बड़ा अच्छा लगता है। आपके माता पिता ने बहुत शानदार नाम रखा है। आइए नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं। उत्तर पश्चिमी हिमालय में हिम नदियां बालतोरो और सियाचिन स्थित है। काराकोरम श्रेणी जो है ये उत्तर पश्चिमी हिमालय का भाग है। संसार का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर केटू इसी श्रेणी में स्थित है। कौन से कथन सत्य है ये आपको बताने की जरूरत है, बताइए। ठीक, जितेंद्र प्रसाद जी, धरती पर है नहीं और कहां जाएंगे सर जी। हाँ, श्वेती रानी, निशा का बहुत जल्दी गुस्सा आता है और ये गुस्सा आ जाती है बड़ी जल्दी। मुझे लग रहा है कि निशा ना तुम्हें गुस्सा कम आने के लिए तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए थोड़ा सा। तुम 2 रोटी एक्स्ट्रा खाया करो, गुस्सा कम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट जरा सुहासिनी क्या बता रही है भाई। 1 और 2, नेहा चौधरी जी बी, सागर बी, ओके, पूजा कुमारी जी बी, बिहार, मतलब सब लोग बी वाले आ गए यहाँ पे। ठीक है, सुस्मिता, स्काईराज, ये एग्जैक्टली स्काई, विजय राव, त्रिशा, अभिक्षा, चिंकी चौहान जी भी आज जुड़ी है। ओके ओके, वेलकम वेलकम। दिव्या वर्णवाल, सिमरन, वैशाली परिहार, नजमा, सभी के जवाब सही आते हुए ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि सब लोग सही जवाब दिए। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। उत्तरी पश्चिमी हिमालय में हिम नदियां बालतोरो सियाचिन स्थित है। काराकोरम जो श्रेणी है वो उत्तरी हिमालय का भाग है। संसार का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो केटू इसी श्रेणी में स्थित है। अब बताइए जरा सा कथन सही है पूछा गया हुआ है तो क्या जवाब दिया है। बी, केटू ट्रांस हिमालयन गारोलैंड। तो क्या दिक्कत है इसमें बताओ जरा सा, इसका जवाब में क्या दिक्कत आ गई। अरे ठीक तो है भैया, सब लोग जवाब जो दिए हो तो किस संदर्भ में जवाब दिए हो यही समझ नहीं आ रहा है। एक बात बताओ, ये रहा आपके सामने में काराकोरम श्रेणी, ये आपके सामने में काराकोरम है ना। तो काराकोरम आपको नॉर्थ वेस्ट में हो ही गया, ठीक है। इस तरह से नॉर्थ वेस्ट तक हम लोग ले जाते हैं। ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन भी आ जाएगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है। बालतोरो सियाचिन इसी पर तो आता है, यहीं पर बालतोरो सियाचिन आपको लिखवाया हुआ है कि काराकोरम श्रेणी में ही आपको ग्लेशियर मैंने लिखवा रखे हैं कि बालतोरो ग्लेशियर पाया जाता है, बियाफो ग्लेशियर पाया जाता है, इसी में हिस्पर ग्लेशियर पाया जाता है, ये सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है। सब तो लिखवा रखा है, गलत क्यों कर दिया। इस क्वेश्चन का आंसर गलत कैसे हो गया, मतलब समझ नहीं आया मुझे कि क्या गलती हो गई यहाँ पे। दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर केटू भी इसी में आता है, केटू भी आप इसी में दिखाते हो। तीनों सही तो है, तो गलत बी क्यों मारा इसका आंसर। 31 का आंसर डी है ना, बी का है बना दिया, मतलब बी बना रहे थे डी बना रहे थे। ये आंसर डी है ना, डी आंसर है इसका। तीनों तो सही है, क्या गलत है इसमें, सही तो है। केटू इसी का भाग है और विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर होता है केटू, जिसको कि हम लोग गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। 8611 मीटर। इस सब ने बी बनाया था डी बनाया था, मैं ही भूल गया लगता है। हमारा वही लग रहा है, सबका बी ही था, सब ने बी बनाया था, मुझे लगा डी बनाया है। इस क्वेश्चन का भी आंसर गलत करना था, बताइए जरा सा। अरे ठीक तो है भैया, संसार का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर केटू ए में तो आता है, और कहां जाता है। चलो ठीक है, वो हो जाता, भावनाओं में बह गया होगा, मुझे वही लग रहा है कि सब के सब भावना में बह गया। ये ऐसा तो नहीं है सबने कॉपी कि एक दो का 20 नाम ले तो सब 20 सही 20 सही 20 सही 20 सही ऐसा मार दिया ना।
भावना में बह गया, तीनों सही है यहाँ पर। आइए नेक्स्ट। अब ये जो बनाएगा उसको एक स्माइली मिलेगा। देखिए, अब अगर आपको ये स्माइली चाहिए और ये रही आपकी काली काली आंखें और ये आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा। काली आंखें कुछ ज्यादा बड़ी नहीं हो गई है? मुझे वही लग रहा है, त्रिशा जी की भावनाओं में ही बह गए सभी लोग, किसी का सही नहीं हुआ, सबने मोहमाया में फंस गए। तीनों जवाब सही थे। ये तो सब बताया हुआ आपको, मैंने पूरा बताया हुआ है कि नंबर 1 पर माउंट एवरेस्ट होते हैं, माउंट एवरेस्ट के बाद नंबर 2 पर केटू आता है, नंबर 3 पर आपको कंचनजंगा आ जाता है, नंबर 4 पर आपके सामने में लाहौत्से आ जाता है। तो ये क्रम है ना, विश्व में सब 4 ऊंची चोटियां यही तो है। ठीक, हाँ, ये गुलाबी तुम हो सागर। ठीक, अब की बार जवाब क्या दे रहा है? सबके सब डी दे रहा है ना। सिमरन, अभिषेक, पूजा, ज्योत, दुर्गा, अलका, बबलू, रामचरण जी, बघेल भाई अपने बघेल, ये पक्का आपको एमपी के दक्षिण पूर्वी भाग से आते हैं। दक्षिण पूर्वी नहीं रे, एमपी के उत्तर पूर्वी भाग से आते होंगे बघेल भाई अपने बघेल खंड से। रीमा यादव जी बताइए जरा सा। खारदुंगला, फोटुला, बनिहाल, जोजिला। अब देखिए क्या इसका जवाब हो जाएगा। तो खारदुंगला मार देंगे हम लोग कहां पर? लद्दाख श्रेणी में। खारदुंगला लद्दाख श्रेणी में मार दीजिए, तो फिर आपका आंसर सब निकल जाएगा, तो फिर आपका आंसर निकल जाएगा। तो ए का हो गया 3, ठीक है, ए का आपका हो गया 3, और बनिहाल दर्रा आपको हो जाएगा सी का 1। बनिहाल आपको चला जाता है पीर पंजाल में। पोटूला, पोटूला आपको चला जाएगा कहां पर? तो जस्कर श्रेणी में, और जोजिला आपका बृहद हिमालय हो जाएगा। तो आंसर हो गया 3412। क्या जवाब दिया था इसका सब लोग? सी दिया था ना? ध्रुव डी मारे हो? नहीं, खारदुंगला लद्दाख पे जाएगा ना बच्चे। खारदुंगला की हम लोग अगर बात करते हैं ना, देखिए बनिहाल जो होता है यहाँ पर पीर पंजाल श्रेणी होती है, और ये जम्मू से, ये और थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए हल्का सा, पीर पंजाल श्रेणी हो गई। तो यहाँ पर होता है जम्मू, और जम्मू से कश्मीर जाने का जो मार्ग होता है वो यही बनिहाल दर्रा से होकर जाता है, जो कि पूर्वी पीर पंजाल होता है। तो जब कश्मीर पहुंच गए, अब कश्मीर से आपको लेह जाना हो, तो कश्मीर से लेह जाने के 2 रास्ते यहाँ पर आपके सामने में आते हैं, एक जोजिला आ जाएगा, एक पोटुला आता है। तो जोजिला वाला बृहद हिमालय पर, पोटुला वाला जस्कर पे चला जाएगा। अब लेह पहुंच गए, और लेह से आपको सियाचिन जाना है। अब क्या है? तो लेह से सियाचिन जाना है, तो यहीं पर आपके सामने में आता है खारदुंगला। खारदुंगला, ला का मतलब दर्रा होता है यहाँ पर। तो खारदुंगला दर्रे से होकर हम लोग सियाचिन ग्लेशियर जाते हैं, तो इसलिए खारदुंगला दर्रा जो हो जाएगा लद्दाख श्रेणी में हो जाएगा, यहीं से आपको पकड़ लेना था। खारदुंगला दर्रा जो हो जाएगा वो लद्दाख श्रेणी में हो जाएगा। विजय राव जी बहुत बढ़िया, अगर सही थे आपके तो। विकास बैरवा, ये भी नालंदा से ही है विकास। प्रियांशी सी, सी जवाब बिल्कुल सही है प्रियांशी तिवारी जी। हाँ हाँ, तुम्हारे भी आंसर मैंने देखे नहीं, तो मैं बताता जरूर। अब आइए जरा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिमालय के किस भाग पर करेवा स्थलीय आकृतियां पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन कोई गलत किया, अगर इस क्वेश्चन का कोई गलत किया आंसर, तो भैया ये हो जाएगी। ठीक, अच्छा ठीक है, संतोष कुमार जी बहुत सही। पैंतीस क्वेश्चन तक आज रखते हैं, 2 क्वेश्चन 23 से मार लेंगे। यहां पर आंसर आपका हो जाएगा कश्मीर हिमालय। अभी तो बताया था करेवा जो कि एक सरोवरीय निक्षेप होता है, और ये कहां पर पाया जाता है? तो आपको कश्मीर में पाया जाता है। ठीक, तो डी आंसर इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। आइए नेक्स्ट, ये बताइए, ये बताइए
अरुणाचल हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कि यह हिमालय पूर्व में दीफू दर्रे से लेकर पश्चिम में नेपाल हिमालय तक विस्तारित है। देखिए नेपाल हिमालय तक विस्तारित है। शब्दों की भावनाओं को अगर आप मेरे समझ गए तो आपका आंसर सही हो जाएगा। शब्दों की भावनाओं को समझिएगा। अच्छा सही है, ठीक है अभिक्षा। तो अब की बार आंसर बता दो। ये क्वेश्चन का जवाब जो देगा वो उसको लिए, ये देखिए आपके हंसता हुआ चेहरा मैंने पहले ही बना दिया है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, विकास, वैशाली, सुहासिनी, त्रिशा, रजमा, रीमा, प्रियांशी, स्काईराज बताइए। स्काईराज ने लिखा है थैंक यू सर, पूरा रिवीजन हो गया। मैंने बोला था ना बच्चे कि रिवीजन भी हो जाएगा, और सबसे अच्छी बात है कि तुम्हारा एक आउटपुट आ गया। अब तुम आगे निकल गए बाकी बच्चों से जिन्होंने क्वेश्चन नहीं बनाया, क्योंकि उनका रिवीजन नहीं हुआ, उन्होंने क्वेश्चन नहीं बनाया, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। वो हिमालय पढ़ लिए लेकिन उनको पढ़ा उनकी किताबों में ही रह जाएगा और आप बेस्ट कर जाओगे। स्काईराज, यही बच्चे सिलेक्शन लेते हैं। जिस तरह से जो मैं बोल रहा हूं, अगर आपने टेक्निक पकड़ लिया तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। मैं आपको बता देता हूं 100% हो। बस जो चीजें मैं बोलता हूं कि अब कंटेंट में आपको अच्छा पढ़ा ही रहा हूं, कोई किताब भागने की जरूरत लगती है तुम्हें बताओ जरा सा। किताब में भी जो नहीं मिलेगा वो भी लिखवा के जाता हूं, और क्या। ऐसे मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे मिस्टेक करने वाले हैं। सबने सी मारा है ना, मैं लिख के रख रहा हूं सी, और फिर देखूंगा सही है या नहीं है। सही है पूछ रहा, चलो आ जाओ देखते हैं। मेरे हिसाब से तुमने मेरी भावनाओं को पकड़ लिया सबने। इस क्षेत्र की प्रमुख कांगलू और नामचा वड़वा वगैरह चोटियां है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी इस क्षेत्र में गहरी गॉर्ड्स का निर्माण करती है, और आंसर सी हो गया बिल्कुल सही। बहुत शानदार जवाब दिया है, और इसी बात पे ये नीली नीली आंखें आप लोगों की। देखिए मैंने नीली आंखें कर दिया है इसलिए क्योंकि नेपाल हिमालय अरुणाचल वाले में कैसे आ जाएगा। अरुणाचल वाला असम हिमालय है, नेपाल वाला अलग हिमालय ही होता है। ये तो आपको असम हिमालय है ना, जो सिक्किम तक आएगा, बस इसका विस्तार सिक्किम तक होता है, नेपाल तक नहीं होता है। तो बहुत बढ़िया जवाब दिया आप सब लोग। मतलब ये दिल खुश करने वाला क्वेश्चन है। मतलब गर्दा उड़ा दिए, लोकल लैंग्वेज कहे तो गर्दा गर्दा कर दिए, एकदम पूरा उड़ाइए दिया है। तो असम हिमालय में कभी भी नेपाल हिमालय नहीं आता है। बेजोर जवाब। हाँ अब देखो, मतलब तुम लोगों के लिए अब की बार मैंने थोड़ा सा ये लीजिए, अब आपके होठों को भी सही कर दिया जाए। बहुत बढ़िया, मतलब ये दिल खुश वाला क्वेश्चन वाला था। बढ़िया कि आपने भावनाओं को समझ। नेपाल हिमालय कभी भी इसमें सम्मिलित नहीं होगा। वेरी नाइस। लास्ट क्वेश्चन आज का ये रहेगा आपके सामने। यही क्वेश्चन आज का आखिरी हम रखना चाहेंगे। अरुणाचल हिमालय में पाई जाने वाली पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम, ध्यान रखिएगा यहां पर पूरब से पश्चिम चलना है, बस गलती मत कीजिएगा। पूरब से पश्चिम चलना है, तो गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये आपके सामने में आ गया अरुणाचल हिमालय, और ये आपके सामने में आ गई पहाड़ियां। हाँ निशा के लिए गुलाबी आंखें, ये हाँ अहमद फिरोज लेट से ज्वाइन किए बच्चे, देख लीजिएगा बहुत शानदार क्वेश्चंस हमने करवाए हैं आज आप लोगों के लिए। क्राउन स्टडी, ब्लू आइज, तो ये क्वेश्चन लास्ट है, बताइए जा 23 इसका क्या जवाब हो सकता है। सुहासिनी, सब तुम लोग के लिए है, और क्या है। देखिए आप सब लोग बड़े ही प्यारे हैं, और मेरे लिए बड़े ही छोटे बच्चे की तरह है। सब छोटे भाई बहन की तरह हमारे हैं। तो मेरे से जितना होता है मैं करता हूं, और जितना आपको और कुछ चाहिए, अगर कुछ आप चाहते हैं यूट्यूब चैनल पर कुछ भी ऐसा, तो मुझे ऑफलाइन कमेंट करके आप बता सकते हैं। आई विल कोरिलेट विद द ऑफलाइन कमेंट। बी जवाब यहां पर बताते हुए, यस ग्रेट, बहुत शानदार जवाब दिया है यहां पर। देखिए, अरे नहीं रे, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए ये वाला होता है डफला, डफला, ये वाला होता है अबोर, नहीं सॉरी मीरी, ये वाला हो जाता है आपको मीरी, फिर अबोर, और ये वाला हो जाता है मिसमी। तो मिसमी की पहाड़ी से ही यहीं से आपको एंट्री करती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ईस्ट में
सबसे ईस्ट से वेस्ट जाना है तो सबसे पहले आपके सामने में आ जाएगा मिसमी, मिसमी के बाद अबोर, मिरी, डफला। बहुत शानदार जवाब, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये आपका आंसर मिलता हुआ। और आप सब लोगों के लिए इस बार एक बार फिर से आपका ये एक स्माइली बनाकर जा रहा हूं, और अब की बार आपकी निशा के लिए गुलाबी आंखें कर दिया है यहाँ पर हमने। और ये नया आजकल तो डिजाइन ही बदल गया है ना, ये आपका चेहरा यहाँ पर बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का कि आपने इतना समय मुझे दिया, और उम्मीद मैं करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपने एंजॉय किया होगा क्लास को। एक बार लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और रेगुलर जो मेरी क्लासेस होंगी मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 1 वीक, इज जस्ट बिकॉज क्योंकि अभी आप लोगों के लिए यहाँ पर कल से स्टार्टअप हो रहा है समग्र बैच के डेमो एनसीईआरटी के लिए। तो मेरी क्लास फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाले वीक में 10 से 11 आपको रेगुलर होती रहेगी। फिलहाल अभी एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आगाज सर्वोदय बैच में, नालंदा बैच में, और मेरे ऑप्शनल ज्योग्राफी की क्लासेज आप वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक ही रहेगा, और इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल अवेलेबल हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं कि इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड हो जाएंगे। सेम नेम से टेलीग्राम चैनल है ISPCS बाय एग्जामपुर। अदरवाइज आप अपने एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके रख लीजिएगा, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये पीडीएफ आपको सारे बैचेस में मैं अपलोड करवा दूंगा, आगाज, सर्वोदय, नालंदा, सार्थक सब जगह लगवा दूंगा, लेकिन वो होगा कल, आज नहीं हो पाएगा। तो ये आप सब लोगों के लिए आज का सेशन है हमारा। उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा, तो आप सब लोग इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और ये लास्ट टाइम आप लोगों के लिए ये हमारा समग्र एनसीईआरटी का बैच है, जो कि बहुत ही शानदार फी अभी आप लोगों के लिए 17 दिसंबर तक 999 रुपए फी रख दिया गया है। जिन्होंने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है एक बार जरूर पढ़िएगा, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखना चाहूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।